हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से संभव सीरीज में। देखिए दोस्तों, ये जो संभव सीरीज हम ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे लेकर आए हैं आप तमाम विद्यार्थियों के लिए। इसमें आज से हम बात शुरू करने वाले हैं भौतिक भूगोल की। फिजिकल ज्योग्राफी एबीसीडी है, कहीं न कहीं फाउंडेशनल पिलर्स हैं। बेसिक जो टेनेट्स ज्योग्राफी के विषय के अंतर्गत आपको कोई भी कॉन्सेप्ट्स, कोई भी अध्याय, किसी भी गतिविधि के बारे में बताना है जो हमारे प्लेनेट, हमारे यूनिवर्स, हमारे सोलर सिस्टम में हो रही है, तो वह भौतिक भूगोल की बेसिक जानकारी के बिना संभव नहीं है दोस्तों। इसके लिए हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज के अंतर्गत आपके सामने 16 अध्याय 16 लेसन्स का एक श्रृंखला लेके आए हैं। इसमें से पहला अध्याय आज आपके समक्ष है दोस्तों, ब्रह्मांड व विकास। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको अच्छे से आवाज आ रही है, और आप लोग अपने पेन और पेंसिल को लेकर के तैयार रहिएगा और इस सीरीज को एंड तक कंप्लीट जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे भी बेहतर कहीं न कहीं अन्य बुक्स के कंपाइलेशन के माध्यम से हमने ये कंटेंट आपके सामने रखा है दोस्तों। अच्छा, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां से मिलने वाली है? इस टेलीग्राम हैंडल से मिलने वाली है, जगदीश जहांगीर सर पीडब्ल्यू से। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या इस नाम को सर्च करके टेलीग्राम पे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ सारांश भी मिल जाएगा। तो अच्छे से सुनिएगा। अब लेसन है आपके ब्रह्मांड का विकास। जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा यूनिवर्स है, सबसे पहले ये समझना है हमको कि यूनिवर्स इटसेल्फ जो है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। हम यहाँ पे भौतिक भूगोल के सामान्य परिचय के उपरोक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे कई आपके लेटेस्ट डेवलपमेंट, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, ब्लैक होल क्या है, तारामंडल क्या होता है, आकाश गंगाएं क्या होती हैं, इनकी चर्चा करेंगे, जो आपकी बेसिक यूनिवर्स की समझ को और बेहतर करने की चेष्टा करेंगे। याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, साथ साथ में चाहे यूट्यूब से हो, स्वाध्याय से हो, लाइब्रेरी में हो, या फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेते हैं, अपना पेन पेंसिल, अपना रजिस्टर कॉपी साथ में लेकर के जरूर बैठिए, ईयरफोन लगाइए, अच्छे से सुनिएगा बात को। और कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जय सर, इस चीज पे आपकी हमें यहां पे मदद चाहिए। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू अकेडमिकली पॉसिबल। सबसे पहला टॉपिक आपके समक्ष है दोस्तों, भूगोल का सामान्य परिचय। भूगोल हम सभी लोग बेसिक जानकारी जानते हैं, जैसे कि हमने एनसीईआरटी सीरीज में पढ़ा है कि भूगोल जो है वो पृथ्वी और उसकी विशेषताओं और उनसे संबंधित घटनाओं का एक व्यवस्थित अध्ययन है। इसी को ही ज्योग्राफी कहा जाता है, जियो प्लस ग्राफी, राइट। और यहाँ पे आप कहीं न कहीं वर्णन करते हैं उन सभी पृथ्वी की विशेषताओं का, उन सभी घटनाओं का जो पृथ्वी और उससे संबंधित हैं। सो गोज विदाउट सेइंग, एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है जिसमें आप अन्य अन्य आयाम, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान हो, है ना, सामाजिक विज्ञान हो, आपके पास में संस्कृति पर्यावरण हो, मानव भूगोल हो, अर्थसंख्या, अर्थशास्त्र हो, ये तमाम चीजों का एक इंटर रिलेटेड डिसिप्लिन आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। दो शाखाएं हैं भूगोल की। पहला जो हम शुरू कर रहे हैं आज से, भौतिक भूगोल है। इसके उपरांत कहीं इनके मुख्य परीक्षा में कई बार पूछा जाने वाला है मानव भूगोल, है ना, जिसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी की यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होगा, आप यहाँ पे पृथ्वी के विकास के पीछे का वर्णन बताते हैं। भूकंप क्यों है, बारिश क्यों है, ज्वालामुखी क्यों है, पठार क्यों है, पहाड़ क्यों है, नदियां क्यों हैं। सो यहाँ पे हर एक चीज की व्यवस्थित उत्पत्ति से लेकर, घटनाओं से लेकर के उसके पीछे की जानकारी आप कारण सहित, परिणाम सहित समझते हैं। और मानव भूगोल क्या है भैया, कि यहां पे मानव भूगोल में तो आप स्थिति, स्थान और पर्यावरण किस प्रकार मानव की गतिविधियों को जो है प्रभावित करते हैं और उस प्रभाव के परिणाम की क्या व्याख्या हो सकती है, उसे आप मानव भूगोल के संबंध में अध्ययन कीजिएगा दोस्तों। सो यहां पे लोग और उसके आसपास के भौतिक वातावरण, फिजिकल एटमॉस्फेयर का एक अन्योन्य क्रियाएं जो हैं, एक गतिशीलता, जो डायनेमिक्स इंटर रिलेशन है, उसका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी हम लोगों ने यहाँ पे कई सारी चीजें जो है समझनी है। और तो ज्योग्राफी जो है हमने अच्छे से समझी है, अब हम उससे आगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति पे बातचीत करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, इसके उपरांत हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ।
हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है दोस्तों, इसका द्रव्यमान है और इसकी ऊर्जा कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा आप आसपास में जब भी चीजें देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, हमारे पृथ्वी पे ही नहीं, सौर मंडल पे, सौर मंडल के अलावा हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड पे आपको ऊर्जा और द्रव्यमान, मैटर और एनर्जी ही तो देखने को मिलेगी। सो मैटर और एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा से निर्मित एक कॉस्मिक प्रणाली है, एक ब्रह्मांडीय प्रणाली है, जिसमें सबसे छोटे परमाणविक कणों से लेकर के विशाल गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर तक सभी शामिल है। मतलब एक छोटे से छोटे परमाणु का भी बेसिकली जो आपके पास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वहां से लेकर के आकाश गंगाएं, है ना, और सुपर गैलेक्टिक क्लस्टर की यहां पे बातचीत की जाती है, सभी चीजें मिलकर के आपका ब्रह्मांड बनाते हैं, मैटर और एनर्जी है दोस्तों यहां पे। तो खगोलविद कहते हैं कि लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं जो हैं वह हमारे इस यूनिवर्स में, कितनी आकाश गंगाएं हैं, एक सूर्य के आसपास का सौर मंडल, ऐसे कई तारे मिलकर के आकाश गंगाएं बनी, और ऐसी कितनी 100 अरब आकाश गंगा, 100 मिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज जो है हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, और लगभग 100 अरब तारे हमारे पास में, कितने हैं आपके पास में, 100 अरब तारे हैं औसतन लगभग है हर आकाश गंगा के अंदर। कितनी आकाश गंगा हैं, 100 बिलियन, और हर आकाश गंगा में कितने तारे हैं, अगेन 100 बिलियन तारे बताए जा रहे हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत यहां पे विकसित हुए कि कैसे ये ब्रह्मांड बना, कैसे ये इतनी सारी जो है आकाश गंगाएं, और हर आकाश गंगा में इतने सारे तारे, और हर तारे का एक सौर मंडल है, हर सौर मंडल में कई ग्रह है, तो ये कैसे डेवलप हुआ, इसके कई प्रमुख सिद्धांत हैं। यहां पे हमारी जिज्ञासा डेफिनेटली रहती है कि इन सिद्धांतों की विवेचना जो है हम आपके सामने रखें। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, बिग बैंग थ्योरी है, इसके अलावा जो है एक आपका जो चक्रीय मॉडल है आपके पास में, ये प्रमुख सिद्धांत है जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रति जो है आपका एक इनसाइट्स, एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। टोटल 3 थ्योरी है। सबसे पहले आपके पास में स्थिर अवस्था सिद्धांत के स्टडी स्टेट मॉडल में कहा जाता है यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है वो एक्सपेंड नहीं कर रहा, उसका कोई विस्तार नहीं हो रहा है। दूसरा कहता है आपके पास में दोलन सिद्धांत, मतलब हां एक बार यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है है ना, एट द सेम टाइम एक मैक्सिमम एक्सपेंशन के बाद में ये वापस क्या करता है, आपके पास में यूनिवर्स क्लोज होता जाता है, और इसका संपीड़न जो है, कॉम्पैक्शन जो है वह और भी कम होता जाता है। उसके उपरांत बातचीत की जाती है बिग बैंग सिद्धांत की। किसकी बातचीत की जाती है, सर्वमान्य, आज की तारीख में सबसे ज्यादा कहीं न कहीं क्रेडिबिलिटी जो देखी जाए दोस्तों, तो बिग बैंग सिद्धांत की यहाँ पे क्रेडिबिलिटी जो है वह बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे कहा जाता है कि यूनिवर्स जो है आपके पास में पहले बहुत ही गहन था, डेंस था, और धीरे धीरे ये एक्सपैंड हो रहा है, एक तारा दूसरे तारे से दूर जा रहा है, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है, और यहाँ पे यूनिवर्स के एक्सपेंशन के सिद्धांत के आधार पे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की उत्पत्ति की बात की जाती है। सबसे पहले हम स्टडी स्टेट मॉडल के बारे में कहते हैं कि भैया यह तो सीधा सीधा कहता है आपके पास में कि हमारा द्रव्यमान स्थिर है, और यहां पे अवलोकनीय ब्रह्मांड, अवलोकनीय क्या है, ब्रह्मांड 2 चीज हो सकती है, एक जिसे आप ऑब्जर्व कर सके, अवलोकन कर सके, एक जिसे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हम किसे देख पा रहे हैं, अवलोकनीय या फिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को। तो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का द्रव्यमान स्थिर है, ब्रह्मांड की समग्र स्थिर अवस्था संरक्षित रहती है इसके माध्यम से, और ये कहता है आपके पास में कि आकाश गंगाओं के द्वारा उत्पन्न अंतराल को भरने के लिए रिक्त स्थान में लगातार नई आकाश गंगाओं का निर्माण होते रहता है। मतलब आप पहले की अगर बात करेंगे तो सपोज आपके पास में ये इतनी आकाश गंगाएं थी, और जैसे ही आपके पास में स्पेस बढ़ता है, यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, डेंसिटी तो इसकी कांस्टेंट रहती है, नई आकाश गंगाएं यहां पे बनती है। स्टेडी स्टेट मॉडल यहां पे ये बात करता है। तो बॉन्डी गोल्ड और फ्रेड हॉयल ने यहां पे स्थिर अवस्था सिद्धांत की परिकल्पना की कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें आकाश गंगाओं की संख्या बढ़ती नहीं है, अपितु यहां पे अवलोकनीय ब्रह्मांड को छोड़कर बाहर जाने वाली आकाश गंगाओं द्वारा उत्पन्न अंतराल को भरने के लिए रिक्त स्थान पे लगातार नई आकाश गंगाओं का निर्माण होता रहता है। ठीक है, अब बात की जाती है दोलन सिद्धांत की। ऑसिलेट, दोलन मतलब ऑसिलेट, वो पेंडुलम वाली बातचीत की जा रही है। एक बार यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक बार जो है यूनिवर्स क्या कर रहा है आपके पास में, विस्तारित हो रहा है, तो दूसरी बार संकुचित हो रहा है। तो ये एक चक्रीय क्रम है आपके पास में। तो दोलन का सिद्धांत जो है कहीं न कहीं बात करता है कि जो विस्तार का चरण है उसके बाद में एक वापस संकुचन का चरण आता है। यूनिवर्स एक बार क्या होता है, एक्सपैंड करता जाता है, वापस यूनिवर्स जो है एक एट द सेम टाइम क्लोज होता जाता है। तो बिग बैंग के कई बिलियंस ऑफ द ईयर बाद में आपको बिग क्रंच की भी बात यह करता है कि एक वापस आपके संकुचन भी देखने को मिलने वाला है।
फिर आता है सर्वमान्य बिग बैंग सिद्धांत। दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत सबसे ज्यादा कहीं न कहीं जो है वैलिड सिद्धांत हैं आज की तारीख में। इसमें ब्रह्मांड के मॉडल को ये कहा जाता है कि जो हमारे यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार एक्सपेंशनिंग ऑफ द यूनिवर्स इज हैपनिंग ओवर हियर। और जब आपका यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, आपका ब्रह्मांड जो है कहीं न कहीं फैल रहा है, 1927 में जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा ये प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को जो है अन्य वैज्ञानिकों ने, जैसे एडविन हबल हैं, इन्होंने निरीक्षण किया, और पेंजियस है, विल्सन है, इन्होंने भी कहीं न कहीं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है रेडिएशन की खोज के बल पे कहीं न कहीं ये सारे की सारी चीजें बताती है कि यस, बिग बैंग थ्योरी एकदम सही कहती है। बिग बैंग थ्योरी शुरुआत में कहती थी आपके पास में कि यूनिवर्स जो है आपके पास में शुरुआत में क्या था, आपके पास में बहुत ही ज्यादा डेंस है ना, एक डेंस अणु के रूप में था। तो जो भी हमारे ब्रह्मांड के अंदर जितने तारे हैं, जितने गैलेक्सीज है, जितने प्लैनेट्स है, सारे की सारी मास और एनर्जी जो है वह एक बहुत ही अनंत रूप से छोटे द्रव्यमान में सूक्ष्म अणु में थी। फिर अचानक से जो है एक बिग बैंग होता है, एक विस्फोट होता है, और उस महाविस्फोट, एक बिग बैंग के फलस्वरूप जो है ये एनर्जी, ये मैटर जो है पूरे यूनिवर्स में चारों तरफ फैल जाते हैं, और वहां से कहीं न कहीं आपके पास में ऊर्जा, द्रव्यमान, प्रकाश, तारे, आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज और ब्रह्मांड के अन्य खगोलीय पिंडों का कहीं न कहीं जो है निर्माण होता है। तो शुरुआत में सिंगुलैरिटी की बातचीत की जाती है कि सिंगुलैरिटी मतलब आपके पास में सारी चीजें नहीं थी, सिर्फ एक ही था। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले कहा जाता है कि पूरा हमारा जो अंतरिक्ष है उसका अनंत घनत्व, अनंत तापमान एक सूक्ष्म मात्रा के रूप में, एक छोटी गेंद के रूप में समाहित था, है ना। और इसको कहीं न कहीं हम लोग कहते थे प्राइमेवल एटम, प्राइमेवल एटम या फिर आद्य परमाणु कहते हैं। अब ये आद्य परमाणु में जब विस्फोट होता है, उससे कहीं न कहीं इस विस्फोट के उपरांत ही इसमें से सारे जो है आगे जाकर के ऊर्जा है, द्रव्यमान है, मैटर जो है, प्रकाश जो है, और ये सारी चीजें बनती हैं। और वर्तमान में भी यह ब्रह्मांड का विस्तार लगातार जारी है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मांड का विकास होता जाता है तो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो द्रव्यमान में परिवर्तित होती जाती, ऊर्जा जो है वो पदार्थ के रूप में परिवर्तित होती जाती है। और बिग बैंग की घटना की शुरुआत, जैसे बिग बैंग हुआ ना, है ना, एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, उसके ठीक 3 मिनट के अंदर ही पहला एटम परमाणु बनना शुरू हो गया था। और लगभग कहा जाता है कि 3,80,000 वर्षों के अंतर्गत जो तापमान जो था कितना था, 4500 केल्विन के आसपास के नीचे चला गया। उससे परमाणु का पदार्थ का उत्पन्न होने लगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा था तो वहां पे शुरुआत में मैटर था ही नहीं। जब टेम्परेचर कम होगा, 3,800 केल्विन से नीचे चला गया, सॉरी जो आपके 4,500 केल्विन के आसपास पहुंचा, तो अब यहां पे परमाणु, एटम जो है वो मैटर में कन्वर्ट होने लगता है। और धीरे धीरे जो बिग बैंग के उपरांत जो शुरुआत के अंदर जो है क्वार्क बने थे, न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, डार्क मैटर था, धीरे धीरे हाइड्रोजन, हीलियम जैसे जो है आपके अणु बनते हैं। कई सालों के अंदर पहला एटम्स बनने तैयार होता है, यहाँ पे मैटर तैयार है, गैलेक्सीज तैयार है आपके पास में। और कहा जा रहा है कि ये यूनिवर्स आज भी, है ना, बिग बैंग के 13.8 बिलियन ईयर्स बाद भी आज भी एक्सपेंड कर रहा है दोस्तों। फिर यहां पे सिंगुलैरिटी या फिर विलक्षणता, एक वचनता की बातचीत की जाती है। सिंगुलैरिटी से क्या मतलब है? स्पेसिफिकली हम लोग ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण विलक्षणता की बात करें, यहां पे स्पेस टाइम की बातचीत करते हैं, दिक् काल विलक्षणता की बातचीत करते हैं, ठीक है ना। तो वह चीजें जाननी सीखनी जरूरी है हमारे पास में। टाइम एंड स्पेस, आज जहां हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये एक कॉन्टिनम मान सकते हैं, एक थ्रेड मान सकते हैं कहीं न कहीं, है ना। टाइम और इधर है स्पेस, तो ये एक टाइम स्पेस का एक कॉन्टिनम है। हम इसमें कहीं न कहीं, जैसे सपोज हमारी अर्थ यहां एग्जिस्ट कर रही है ना, इस स्पेस में, अंतरिक्ष में कहीं न कहीं यहां एग्जिस्ट कर रही है, तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुरुत्वाकर्षण का इतना तीव्र हो जाने की संभावनाएं होती हैं दोस्तों आपके पास में, कि स्पेस टाइम जो दिक् काल है वो स्वयं ही विनाशकारी रूप से विखंडित हो जाता है। और यहां पे सिंगुलैरिटी इस बिंदु पर अनंत गुरुत्वाकर्षण, अनंत घनत्व के कारण जो है इसके अंदर आने वाली कोई वस्तु बच नहीं सकती है ना। यहां तक कि कोई द्रव्यमान, कोई तारा, कोई ग्रह, कोई एस्टेरॉइड, कोई प्रकाश के फोटोन पार्टिकल भी पास से जाएंगे तो वह इस
इवेंट हॉराइजन के अंदर, जिसको हम लोग कह सकते हैं आपके पास सिंगुलैरिटी के अंतर्गत जो है क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण इतना खतरनाक है, अनंत है कि वह प्रकाश को भी नहीं छोड़ेगा, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है उसको भी अपने अंदर खींच लेगा। जैसे कि ब्लैक होल है, बिग बैंग के प्रारंभिक बिंदु थे, ये सारे सिंगुलैरिटी की बात करते हैं। ये सारी क्या बात करते हैं आपके पास में, विलक्षणता, सिंगुलैरिटी की बात करते हैं। तो बिग बैंग का सिद्धांत जो है आपके पास में हमारे गैलेक्सीज की अंडरस्टैंडिंग, कॉस्मोलॉजी की आधारशिला है और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तो कई बार साक्ष्यों पे प्रश्न बनते हैं कि भाई ये जो बिग बैंग है ना, यूनिवर्स की ओरिजिन को बनाता है, इसके पीछे क्या तथ्य है। देखो 3 तथ्य है। अब या तो तुम इसको अच्छे से समझ लो या फिर अन्य लोग जो रट रहे हैं वैसे रट लो। रटना तो देखो है आपके पास में कि नहीं भैया एग्जाम में लिखना है, पर अगर समझ लो तो और भी बेहतर है। तो समझने की कोशिश करते हैं। 3 चीजें समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले है आकाश गंगाओं का अभिरक्त विस्थापन कहा जाता है आपके पास में, समझेंगे क्या मतलब है इसका। दूसरा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तीसरा है आपके पास में आरंभिक गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स, जो अभी रिसेंटली न्यूज में भी था। सो अब ये 3 ही चीजें आपको लगेगी गुरुजी बहुत अतरंगी है, हम तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, आप कहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें उठा के लेके आ रहे हो। मैं कौन सा इसरो में जा रहा हूँ, नासा में जा रहा हूँ, मैं तो गुरुजी यूपीएससी पढ़ रहा हूँ, ये काहे परेशान कर रहे हो मुझको इस चीज से। समझो कि बिग बैंग थ्योरी सही है या गलत है, उसके पीछे सब सर्वमान्यता जुड़ी हुई है कि सभी लोग इसको बहुत ज्यादा मानते हैं बिग बैंग थ्योरी को, हाँ कि यूनिवर्स ऐसे बना होगा। तो अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है निष्कर्ष निकाले और वो सभी निष्कर्ष बताते हैं कि बिल्कुल सर बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत जो बताया गया कि 13.8 बिलियन ईयर अगो जो बिग बैंग हुआ था, उसके उपरांत डार्क मैटर, फिर एनर्जी, फिर मॉलिक्यूल्स, आगे जाते हुए प्लैनेट्स, है ना, ये सारे बने। तो ये बिल्कुल सही है। और उसका ये 3 आपके पास में चीजें समझना है। सबसे पहले अभिरक्त विस्थापन समझेंगे, माइक्रोवेव बैकग्राउंड समझेंगे और तीसरा है आरंभिक गुरुत्वाकर्षण तरंगे समझेंगे। पहला आप टॉपिक यहां पे डाल सकते हैं आपका अभिरक्त विस्थापन। क्या है अभिरक्त विस्थापन, इसकी भी जानकारी हम लोग लेना शुरू करते हैं। वर्ष 1929 में एडविन हबल ने बिग बैंग के ऑब्जर्वेशन से संबंधित पहला साक्ष्य दिया था। 1927 में हम लोगों ने बात की थी, है ना, कि सर 1927 के आसपास में बिग बैंग थ्योरी आ गई। उसके 2 साल बाद ही एडविन हबल, जिसके नाम पे हबल टेलीस्कोप जो है अंतरिक्ष में भेजा गया है, एडविन हबल साहब जो है यह पहला साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, पहला प्रूफ देते हैं कि देखिए वो क्या कहते हैं कि जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, जितनी भी गैलेक्सीज, अब आप कहोगे गैलेक्सीज क्या होता है गुरुजी, देखिए जो ये छोटे छोटे स्टार्स है, जो तारे हैं आपके पास में, इन तारों का एक समूह हो सकता है, इसको क्या कहा जाता है आपके पास में, गैलेक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है, और हिंदी में इसको आकाशगंगा कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि जो अधिकांश आकाश गंगाएं होती है उनमें रेड शिफ्ट की घटना देखने को मिलती है, अभिरक्त विस्थापन देखने को मिलता है, जो दर्शाता है कि वो हमसे दूर जा रही हैं और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब सर कोई चीज आपको दिखती क्यों है, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, कोई चीज हमें इसलिए ही तो दिखती है ना दोस्तों आपके पास में, क्योंकि उससे प्रकाश टकरा करके या फिर उस सतह से प्रकाश निकल करके हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, यस और नो। और पृथ्वी पे जैसे सपोज ये गैलेक्सी कल पृथ्वी के बहुत नजदीक थी, अब लाखों साल बाद यहां है, करोड़ों साल बाद और दूर चली गई हैं, तो यहां से तो लगातार जो है इस आकाशगंगा के अंदर कई तारे हैं, उनसे प्रकाश निकल रहा है। क्या वो प्रकाश लगातार पृथ्वी तक पहुंच रहा है, करोड़ों वर्षों से पहुंच रहा है, लाखों वर्षों से पहुंच रहा है ना, यस और नो। जब से ये गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर रही है तब से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है। प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ सिंगुलैरिटी रोक सकती है, पर सिंगुलैरिटी हर जगह तो है नहीं, ब्लैक होल्स कई जगह पे सामान्य चीजें भी होती है। अब रेड शिफ्ट क्या है, जो हमें प्रकाश दिखता है ना, उसके बारे में याद करो, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हम लोगों ने कहा था वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर लिखा था, याद करो। प्रकाश भी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है, ठीक है सर। तो आपका यह है दृश्य प्रकाश, इसको हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट, यही तो आप देख पाते हैं। इसके अलावा रेड से आगे का कोई भी प्रकाश है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड। क्या कहते हैं, इंफ्रारेड। क्या आप माइक्रोवेव के अंदर जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो देख पाते हो,
माइक्रोवेव में कहता है ना कि इंफ्रारेड होता है ना। कई बार इंफ्रारेड रेडिएशन की हम लोग बात करते हैं कि सर टॉवर से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या आप और मैं ये अवरक्त विकिरणें, क्या आप और मैं ये इंफ्रारेड्स को देख पाते हैं? बोलोगे नहीं सर नहीं देख पाते। हम तो ये दृश्य प्रकाश वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड देख पाते हैं, ये दृश्य प्रकाश ही देख पाते हैं, ये स्पेक्ट्रम देख पाते हैं। सर वायलेट के आगे क्या है? वायलेट के आगे है अल्ट्रा वायलेट। क्या है? अरे भाई लिख ले, अल्ट्रा वायलेट, यूवी। क्या आप यूवी देख पाते हैं? सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों को आप देख पाते हैं? बोले सर इसको भी नहीं देख पाते। एग्जैक्टली। तो आप समझो अभिरक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट क्या है कि हबल कहता है कि आकाश गंगाओं के प्रकाश जो हैं वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप से विस्तृत होते हैं, मतलब लाल प्रतीत होते हैं। जैसे जैसे कोई भी प्रकाश ज्यादा दूरी से आएगा वह लाल प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? लाल प्रतीत होगा। सपोज ये आकाशगंगा नजदीक है ना, तो यहां पे उसका बैंडविड्थ लगभग यहां पे था। कहां पे था? यहां पे था लगभग। ये आकाशगंगा दूर गई तो इस लाल, इस रेड की तरफ, देखो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, अभिरक्त की तरफ कहीं न कहीं जो है इसका विस्थापन हो रहा है ना, लाल की तरफ विस्थापन हो रहा है। ये देखो थोड़ा सा और, ये लाइन काली लाइन इधर और आ गई है ना। तो आप देखने की कोशिश कर सकते हैं कि यहां से आकाशगंगाओं से आ रहा प्रकाश धीरे धीरे, जैसे आकाशगंगाएं दूर होती जा रही है, यूनिवर्स में विस्तार हो रहा है। आकाशगंगाएं, दो आकाशगंगाएं वो एक दूसरे से दूर होती जा रही है उनसे आता हुआ प्रकाश जो है अभिरक्त की तरफ विस्थापन कर रहा है, इस लाल स्पेक्ट्रम की तरफ जो है मूव होता जा रहा है, चले माने विस्थापित होता जा रहा है। और आज 13.8 बिलियन ईयर बाद में ये पूर्णतः आपके पास में जो है क्या कर चुका है, आपके अभिरक्त की तरफ, लाल की तरफ, रेड की तरफ यह विस्थापित हो चुका है। यहां पे लाल यह प्रतीत होता है और प्रकाश के डॉपलर प्रभाव के आधार पर इस घटना को हम लोग जो है अभिरक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट कहते हैं। तो अन्य बहुत ही दूर आकाशगंगाओं से आता हुआ अगर प्रकाश हमको लाल नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ आपके पास में कि सर आकाशगंगाएं दूर जा रही। और जब आकाशगंगाएं दूर जा रही हैं, हम पृथ्वी से उन रेड शिफ्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पता चलता है कि सर कल जो यहां पे था, आज यहां पे इतनी दूरी है हमारी आकाशगंगा और दूसरे आकाशगंगा के बीच में, कल इतनी दूरी होगी, परसों इतनी दूरी होगी, लगातार यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। सो एडविन हबल भैया ने क्या किया था आपके पास में, इन्होंने बताया था कि जो आपका बिग बैंग सिद्धांत है वह सिद्धांत एकदम सही है। और यहां पे आपके पास में जो इन सर ने 1927 में जॉर्ज लेमेंथियर ने जो बिग बैंग सिद्धांत दिया था, यूनिवर्स के विस्तार का, एक्सपेंशन का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल सही है। रेड शिफ्ट से ये चीज का कहीं न कहीं आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आकाशगंगाओं का, गैलेक्सीज का अभिरक्त विस्थापन समझ में आया कि नहीं आया? कि समझ में आया सर। दूसरा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ओके, माइक्रोवेव के बारे में भी तो समझा दीजिए सर। इंफ्रारेड तो समझा दिया, माइक्रोवेव समझ लेते हैं। अब हमारे कॉस्मोस में, कॉस्मोस शब्द जो है ये वर्ड यूज होता है अंतरिक्ष के लिए, यह कहीं के ब्रह्मांड के लिए भी यूज होता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को समझें। हमारे खगोलीय पार्श्व सूक्ष्म तरंग या फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है आपके पास में, इसको सीएमबी लिखा जाता है, सीएमबी। बिग बैंग के शेष सूक्ष्म तरंग विकिरणों को संदर्भित करता है, जो कि लगभग 2.7 के तापमान के साथ साथ एक निम्न आवृत्ति वाले विकिरणें हैं, है ना। सीएमबी को जीवाश्म विकिरण भी कहा जाता है। भाई जीवाश्म क्या है? एक वक्त जीव हुआ करता था, अब वो कहीं न कहीं मिट्टी के बीच में दब गया, मर गया, पर उसके आकार, उसका स्केलेटन आज भी जो है, उसकी आकृति जो है वो आप चट्टानों के बीच में दबी हुई पा सकते हैं, उसको जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। ठीक ऐसे ही जो बिग बैंग थ्योरी के टाइम जो ऊष्मा रिलीज हुई, जो हीट रिलीज हुई उस बैंग के कारण, उस महाविस्फोट के कारण, वह माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में आज भी पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। सपोज आज हम यहां पे हैं, तो पूरे यूनिवर्स में जो भी आपके स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, इन सभी के भी बियॉन्ड क्या है आपका, एक प्रॉपर कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन का बैकग्राउंड देखने को मिलता है। यानी ये जो माइक्रोवेव्स रेडिएशन है, एक बैकग्राउंड का या फिर आपके पास में पृष्ठभूमि का, है ना। जैसे अब मैं हूं यहां पे खड़ा हूं आपके सामने, तो मेरे बैकग्राउंड में क्या है? ये बोर्ड है। मेरे बैकग्राउंड में क्या है? ये बोर्ड है। एग्जैक्टली। सपोज अगर यहां पे मैं ये कह दूं कि ये सीएमबी में ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, ये वह विकिरणें हैं या सिर्फ
एक किसी बिग बैंग के टाइम ही ऐसी कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशंस जो हैं हर गैलेक्सीज के बैकग्राउंड में देख रहे हो, हर तारे के बैकग्राउंड में, हर सोलर सिस्टम के बैकग्राउंड में हमको माइक्रोवेव रेडिएशन ही क्यों दिखती है? ये तो कोई विस्फोट के टाइम पैदा होती है। तो इतने बड़े यूनिवर्स के चारों तरफ ये फैली हुई है। हमारा जो यूनिवर्स देखो, शुरुआत में हमने देखो एक डायग्राम देखा था, कितना प्यारा डायग्राम था वो, मैं वापस दिखाता हूं आपको। हाँ, ये पूरा आपका यूनिवर्स है, ये पूरा का पूरा सपोज ब्रह्मांड है ना। इस ब्रह्मांड के चारों तरफ मित्रों बैकग्राउंड में मैं किसी भी दिशा में देख लूं, मैं किसी भी दिशा में देख लूं, सपोज ये सूर्य है ना, सपोज ये हमारी पृथ्वी, हम यहां हैं, आप किसी भी दिशा में देखेंगे, इस पर्टिकुलर गैलेक्सी को देखेंगे, इसके बैकग्राउंड में भी जो है कॉस्मिक माइक्रोवेव्स दिखेगी। इधर से आप कहीं न कहीं इधर देखेंगे तो भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, इधर भी कॉस्मिक माइक्रोवेव, इधर भी कॉस्मिक माइक्रोवेव, चारों तरफ कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन देखने को मिलती है। अब आप कहोगे गुरुजी ये बनती तो एक महाविस्फोट के समय है, इसका मतलब अगर मैं कहूं कहीं धुआं है, पता लगता है कि कहीं आग रही होगी। यस और नो, यस और नो? बोले हाँ, एग्जैक्टली। कॉज एंड इफेक्ट, कारण कहीं न कहीं परिणाम के साथ में जुड़ा हुआ है कि नहीं है? एग्जैक्टली। तो सेम वे में आपके पास में जो दूसरा साक्ष्य यहां पे प्रस्तुत किया गया था कि हमारे यूनिवर्स के बैकग्राउंड में लगातार एक कॉस्मोस के यूनिवर्स के बैकग्राउंड में माइक्रोवेव्स देखने को मिलती हैं। और ये जो माइक्रोवेव का जो कॉस्मिक बैकग्राउंड है वह लगातार क्या बताता है आपके पास में कि सर एक समय रहा होगा कि जब बिग बैंग के समय जो शेष सूक्ष्म ऊष्मा रही है वो विकिरणों के रूप में जो है वो जीवाश्म विकिरणों के रूप में उत्सर्जित हुई और आज हमारे यूनिवर्स का एक बैकग्राउंड बनाती है। तो जो कॉस्मिक बैकग्राउंड कहीं न कहीं है आपके पास में, माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, वह भी आपके पास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, बिग बैंग थ्योरी का सत्यापन करता है। ठीक है। सो जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकार तेजी से बढ़ता है, शेष ऊष्मा में से एक प्रदीप्ति ग्लो उत्पन्न हुई जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है और हम इसे नहीं देख सकते हैं ना, जिसे हम वर्तमान में देख सकते हैं और बिग बैंग सिद्धांत की और ये अधिक पुष्टि करता है आपके पास में। अब जैसे सपोज भैया आप तो यहां पे खड़े कि बोले गुरुजी तो बोले थे ना हम लोग जो है वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को देख पाते हैं, पर मेरे भाई तुम आकाश देख पाओगे, बादल देख पाओगे और बादल के बाद में व्हाइट या ब्लू कलर ही देख पाते हो, क्योंकि हमारे पृथ्वी से तो कई किलोमीटर्स, कई मिलियंस और बिलियंस ईयर दूर है ना आपके पास में क्या यह कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है क्लाउड्स देख पाते हैं, क्लाउड से स्कैटर्ड जो प्रकाश है वह देख पाते हैं, दैट्स इट। ठीक है ना। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस जो हैं, है ना, द सर्फेसेस ऑन द लास्ट स्कैटर्स इन द एनालॉगस टू द लाइट कमिंग थ्रू द क्लाउड्स टू आवर आईज बाय द क्लाउडी डे। तो जब भी आपके पास में ये कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशंस का प्रकाश होता है वो लगातार बादलों से विकिरणित होता रहता है, स्कैटर होता रहता है और यह प्रकाश हमारी आंखों तक भी पहुंचता है, पर हमें यह नीला या सफेद रूप में ही प्रतीत होता है। तीसरा है आरंभिक गुरुत्वाकर्षण तरंगे। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? आप कहते हैं जिस भी वस्तु में द्रव्यमान है उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी होती है। पृथ्वी में द्रव्यमान है, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण है। चंद्रमा को अपने चारों तरफ जो है एक कक्षा के अंदर, ऑर्बिट के अंदर जो है नचा रहा है। सूर्य में गुरुत्वाकर्षण है, मास है, वो सारे के सारे 8-9 प्लैनेट्स को, सारे के सारे एस्टेरॉइड बेल्ट्स को, है ना, अपने चारों तरफ नचा रहा है, कक्षा के अंदर घुमा रहा है, एक ऑर्बिट में जो है उसकी परिक्रमा कर रहे हैं सबके सब। मतलब हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान है, मैटर है, उसके पास में ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन पावर। क्या है? तो भौतिक वैज्ञानिक एक हुए आपके पास में एलन गुथ। कौन हुए? एलन गुथ। इन्होंने कहा कि कॉस्मिक थ्योरी जो है, कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी या बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आरंभिक गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो हैं, प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स देखने को मिलेगी। ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन से उत्पन्न हुई थी और बिग बैंग के तुरंत बाद त्वरित विस्तार का एक चरण जो था उस वक्त ये बनी होगी। अब जैसे इस इवेंट पे 13.8 बिलियन पहले जो बिग बैंग हुआ, बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ। अब सोचिए एक विस्फोट होगा, उसमें क्या होगा? हमने कहा कि सर मैटर और एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा और द्रव्यमान रिलीज हुआ, प्रकाश बनता है धीरे धीरे, कई सारे जो हैं परमाणु बनते हैं, उनसे जो है पदार्थ बनते हैं, धीरे धीरे गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम्स वगैरह बनने लगते हैं। ठीक है सर। बट यहां पे लगातार आपको क्या देखने को मिला होगा कि जब भी उच्च द्रव्यमान की वस्तुएं देखने को मिलेगी, है ना,
मैं एक छोटी सी भी बात करता हूं आपके पास में, अगर ये हाथ इस हाथ से भी टकराता है तो हम इसको क्लैप कहते हैं, ताली बजाना कहते हैं, यस और नो। इन छोटे से बैंग के कारण, जैसे मैं दो हाथों को भी टकराता हूं, ताली बजाता हूं, तो उसके कारण भी जो है कई तरंगे पैदा हो सकती है, ध्वनि तरंगे आपके कान तक आती है, क्लैपिंग की आवाज, यस और नो, क्लैपिंग की आवाज आपके कान तक पहुंच जाएगी। ठीक ऐसे ही सोचिए जब बिग बैंग हुआ होगा उस वक्त अनंत द्रव्यमान, अनंत मास की कहीं ना कहीं आपके पास में कई ऐसे ऐसे परमाणु रिलीज हुए होंगे, कहीं आपके पास में बड़े द्रव्यमान रिलीज हुए होंगे। उस वक्त भी क्या कोई वेव्स, तरंगे पैदा हो सकती हैं? इनको ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहा जाता है। तो ये हमारे कॉस्मोस की शुरुआत की बात है, हमारे प्रीमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स की बात की जा रही है, जो कि शुरुआत में जब हमारा कहीं न कहीं बिग बैंग या फिर आपके पास में यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी, उस वक्त की बात है। सो ऑब्वियसली धीरे धीरे यह प्राइमोर्डियल, यह शुरुआती जो हमारी आरंभिक गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं, ये पूरी यूनिवर्स में चारों तरफ फैलती हैं। और नासा जो है आपके पास में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में मिलकर, कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ में मिलकर के कई ऐसे स्पेस टेलीस्कोप बनाता है ना, जैसे कि नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, है ना। अब ये ही तो आपके पास में अंतरिक्ष में इनका काम ही यही है कि लाखों डॉलर हम लोग व्यय करते हुए अंतरिक्ष में जो है महान वैज्ञानिक जो है आपके पास में, उनको अध्ययन के लिए मदद की जाए। कॉस्मिक रेडिएशन हो, इंफ्रारेड शिफ्ट हो, चाहे आपके पास में ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करना हो, तो लगातार लोग इस पे काम करते रहते हैं लोग दोस्तों आपके पास में। ठीक है, सो डार्क मैटर जैसी एक और चीज होती है, उसको भी समझ सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। हम कह रहे हैं कि सर इसमें आकाशगंगा है, हर आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के अंदर स्टार्स हैं, तारे हैं, हर तारे के अंदर जो है सौरमंडल है, सोलार सिस्टम है, उसमें प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उसके उपग्रह होते हैं। ठीक है सर, मतलब आकाशगंगाएं जो है तीव्र गति से कहीं न कहीं घूर्णन करती हैं और उनमें पाए जाने वाले पदार्थ से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक साथ रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है ना, तो लगातार ये आकाशगंगाएं भी घूर्णन कर रही हैं, तारे घूर्णन कर रहे हैं, ग्रह घूर्णन कर रहे हैं, उपग्रह घूर्णन कर रहे हैं, और ऐसे अरबों तारों से बनी हुई गैलेक्सी आकाशगंगा भी जो है वह घूर्णन कर रही है। पर अब उसमें जो मैटर है, वह मैटर, वह पदार्थ, उनके लिए आवश्यक गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। तो वैज्ञानिक कहता है कि अभी तक प्रत्यक्ष रूप से एक डार्क मैटर होता है ना, एक डार्क मैटर है, जो हमने डार्क क्यों कहा, हमें नहीं दिखता है सर आपके पास में। और इन्होंने कहा कि डार्क मैटर के बारे में जानकारी हमें तो नहीं मिली है, पर आकाशगंगाओं का अतिरिक्त द्रव्यमान प्रदान यही करता है। क्योंकि एक तारे और दूसरे तारे के बीच में क्या है, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सीज के बीच में क्या है ना, तो इनको कहीं की अतिरिक्त द्रव्यमान प्रदान करने वाला बताया गया है। क्योंकि गैलेक्सीज के अंदर जो है आपके पास में लगातार घूर्णन होता रहता है। मैं भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा गैलेक्सीज क्या होती हैं, कैसे ये बनती है, तारे कैसे बनते हैं, सूर्य, हमारे सूर्य सन के बारे में बताता हूं, तारों का जो स्टार्स होते हैं उनके लाइफ साइकिल्स के बारे में बताता हूं। हम वहां तक पहुंचे उससे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि चाहे एक छोटा सा तारा हो, चाहे कई तारों से बनी हुई हमारी गैलेक्सीज हो जो अरबों तारों से बनी हुई है, यह भी लगातार जो है रोटेट कर रही है। पर याद रखना, इनके अंदर इतना खतरनाक गुरुत्वाकर्षण नहीं होता कि ये करोड़ों अरबों वर्षों से जो है खुद को स्टेबल रख पाए, इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं है इनके पास में। तो कौन दे रहा है इतना द्रव्यमान, कौन दे रहा है इतना गुरुत्वाकर्षण, कि बोले सर जितना हम देख पा रहे हैं उसके अलावा भी कुछ अक्षुण कहीं न कहीं जो है आपके पास में अक्षुण बने रहने के लिए आवश्यक अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता होती है, उसके लिए द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, मास की आवश्यकता होती है, मैटर की आवश्यकता होती है, और वह द्रव्यमान इसी डार्क मैटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो डार्क मैटर समझ में आया आपको? डार्क मैटर बहुत ही महत्वपूर्ण, यह वह पदार्थ है जो काल्पनिक रूप में माना गया है और ब्रह्मांड का एक प्रमुख प्रकार का पदार्थ माना गया है। और यह बताया जाता है कि अगर हमारी डार्क मैटर को लेकर के, है ना, हमारी समझ और आगे रिसर्च के अंदर जो है बदल गई ना, अगर हम इसको अच्छे से समझ पाए तो हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं, हमारी अंतरिक्ष की समझ, हमारी कॉस्मोस की समझ कई गुना बढ़ जाएगी। तो कहीं न कहीं डार्क मैटर को अभी तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया, इसी कारण तो इसे डार्क कहा गया है, इसी कारण तो जो है इसे डार्क कहा जाता है। जैसे प्रकाश है या कहीं के चुंबकीय क्षेत्र के साथ में ये संपर्क नहीं करता, तो ना ही तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिएक्ट करता है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करता, इसलिए ये अदृश्य है। इसके लिए इसको क्या नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। आज की तारीख में आप हर एक चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं क्योंकि वह
प्रकाश के साथ या फिर विद्युत के साथ में उसके कहीं न कहीं कुछ गुणधर्मिता है, कुछ रिएक्शंस होती हैं, है ना। जैसे अभी आप आवाज सुन पा रहे हैं, अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, आपका फोन जो है प्रॉपर चल पा रहा है, लैपटॉप जो है प्रोसेस कर पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और लाइट, ये तीन चीजों के साथ में हर मैटर रिएक्ट करता है। पर सोचो डार्क मैटर क्या है, जो ना ही प्रकाश, ना ही विद्युत, ना ही चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कोई भी संपर्क में आता है। यह अदृश्य रहता है, परंतु यह गैलेक्सीज को द्रव्यमान प्रोवाइड करता है ताकि वह अक्षुण रह सके, ताकि वह अपनी स्थिति में बनी रह सके। इतना द्रव्यमान, इतना गुरुत्वाकर्षण वहां से मिलता है इनको। हमारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारी आकाश गंगाओं के अस्तित्व में रहने के लिए गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के पीछे प्रमुख कारण जो है वह डार्क मैटर है। और डार्क एनर्जी, डार्क मैटर ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान का 95% भाग है। सोचो हम कितने बौने हैं। जो अभी हमने सबसे पहले वो बड़ा सा डायग्राम देखा था ना, गोला, जिसमें छोटा सा नीचे सूर्य और एक पृथ्वी देखने को मिल रही थी, है ना। हम एक छोटी सी आकाशगंगा के छोटे से तारे के, छोटे से ग्रह के, छोटे से महाद्वीप के, छोटे से देश के अंदर, छोटे से शहर के, छोटे से गांव के अंदर, छोटे से कमरे में बैठ के मुझे तुम सुन रहे हो। और ये कहा जा रहा है कि भैया ये मैटर तो सिर्फ 5% ही है। जो यूनिवर्स हम देख पा रहे हैं वो कह रहे हैं ये सिर्फ 5% है विजिबल मैटर। बाकी सारा का सारा क्या है, 95% क्या है, डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है। और यह डार्क मैटर 27% है, 68% डार्क एनर्जी है जो नहीं दिखता है। ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान 85% डार्क मैटर से बना हुआ है। सोचो, हमें पता ही नहीं डार्क मैटर क्या, अभी तक तो हम रिलेट ही नहीं कर पाए हैं डार्क एनर्जी के साथ में, राइट। सो नॉर्मल मैटर मान ली 5%, जिसे हम देख पा रहे हैं, 27% डार्क मैटर है, 68% डार्क एनर्जी है ना। तो डार्क एनर्जी भी आपके पास में अज्ञात है। और मुख्य रूप से ब्रह्मांड के विस्तार को, कि क्या चीज है जो हमारे पास में, सपोज ये पेन पड़ा है ना, ये जैसे आपके पास में एक माउस पड़ा है और ये आपका पेन पड़ा है। इन दो वस्तुओं को भी दूर करने के लिए मेरे को जो है बल लगाना पड़ रहा है, ड्रैग करना पड़ रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। अब ये सोचो कि आप पूरे के पूरे ग्रह को एक जगह से दूसरी जगह हिला रहे हो, आप पूरे सौर मंडल को हिला रहे हो, आप पूरे तारों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो, आप पूरी गैलेक्सीज जिसमें अरबों तारे हैं, अरबों के करीब जो है आपके ऐसे सौर मंडल एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो। वो ताकत क्या होगी भाई, वो एनर्जी क्या होगी? हाँ, खुले दिमाग के फड़के, कुछ खड्डा हुआ दिमाग में यहाँ पे? यस, ये डार्क एनर्जी। ये क्या है दोस्तों? डार्क एनर्जी है। जो ब्रह्मांड का 2/3 एनर्जी ऊर्जा यही है, यही ब्रह्मांड के विस्तार को तीव्र करती है, यही बिग बैंग में एक्सपेंशन विस्तार के लिए कारक है। और अंतरिक्ष में उत्पन्न निर्वात से इसका कहीं न कहीं संबंध है। जो एक वैक्यूम होता है, हम कहते हैं ना कि सर एक वैक्यूम है, निर्वात है, जहां पे हवा नहीं है, जहां पे एयर नहीं है, वहां यह डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है, जो न केवल टाइम एंड स्पेस बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड में विस्तार के साथ इसका प्रभाव कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो डार्क एनर्जी का कोई भी आपके पास में स्थानीय गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं होता है। ब्रह्मांड पर कहीं के सार्वभौमिक प्रभाव पड़ता है, यूनिवर्सल इंपैक्ट पड़ता है। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, किसी भी गैलेक्सी में डार्क एनर्जी का सेम इंपैक्ट रहेगा आपके पास में। एंड गोज विदाउट सेइंग, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। और यही निरंतर ब्रह्मांड को क्या कर रहे हैं, आपके पास में एनर्जी, मास, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, विस्तारण, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। यस और नो? अब ये सारी चीजें पहुंचती हैं हमारे इन जीनियस साहब के पास। इनको सब जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी जो है आपके पास में अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के रूप में जो है एक नई थ्योरी देते, एक सिद्धांत देते हैं। ये सिद्धांत देते हैं सामान्य सापेक्षता सिद्धांत, जनरल रिलेटिविटी प्रिंसिपल। और जनरल रिलेटिविटी प्रिंसिपल अपने आप में दिमाग फिरा देने वाला था उस वक्त जब इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, 1915 के अंतर्गत, ना 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का एक ज्यामितीय सिद्धांत है, ग्रेविटेशनल थ्योरी है, कहीं न कहीं वो एक जियोमेट्रिक के रूप में भी देखने को मिल सकती है, ज्यामिति के रूप में। क्या कहते हैं कि क्या हमारा अंतरिक्ष के अंदर सारी चीजें द्रव्यमान है, जैसे कि पहाड़, पठार, महासागर, महाद्वीप, जैसे कि हमारे ग्रह उपग्रह, जैसे कि हमारे तारे, जैसे कि हमारा सौरमंडल, जैसे कि हमारा पूरा गैलेक्सी, कि ये द्रव्यमान ही तो है, मास ही तो इसमें भार है? बोले हाँ सर। तो पदार्थ, मैटर, अंतरिक्ष को कहीं न कहीं वक्रित करता है। तो हमने कहा था ना आपके पास में कि ये टाइम और स्पेस का एक कॉन्टिनम है। क्या है दोस्तों आपके पास में? टाइम और स्पेस का
एक प्रॉपर कॉन्टिनम है। अगर मैं इस कॉन्टिनम के अंदर कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट रख दूं, जैसे मैंने एक तारा रख दिया यहां पे, है ना, इसका एक भार होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली इसका एक वेट होगा। सपोज ये एक रुमाल है, इस रुमाल को चारों कोनों से जो है अलग अलग लोगों ने पकड़ रखा है। मैं इसके बीचों बीच में, जैसे ऐसे ही एक रुमाल को आपने पकड़ लिया, इसके बीचों बीच में मैं कोई गेंद लाके रख दूं, एक बॉल लाके रख दूं, तो वो क्या करेगा आपके पास में? वह रुमाल जो अभी तक आपके पास में फ्लैट पकड़ा हुआ था चारों लोगों ने, वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। इसी को इन्होंने क्या कहा है कि भैया अंतरिक्ष और समय का सातत्य जो है, टाइम स्पेस कॉन्टिनम जो है, वह वक्रित हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। हर एक वस्तु जिस मैटर के अंदर कहीं न कहीं भार है, उसका गुरुत्वाकर्षण है। ग्रहों के अंदर भार है, तारों में भार है, सौरमंडल में भार है, गैलेक्सीज में भार है, और इस ब्रह्मांड की स्पेस ऑन टाइम, अंतरिक्ष और समय सातत्य के अंतर्गत अगर कोई मैटर होगा तो डेफिनेटली वहां पे वक्रता देखने को मिलेगी। स्पेस और टाइम जो है वो कहीं न कहीं क्या हो सकता है? बैंड हो सकता है ना। जैसे स्पेस टाइम कॉन्टिनम में एक तारा, एक सूर्य रख दिया, तो क्या होगा आपके पास में? वो थोड़ा बैंड हो जाएगा। अगर मैंने और भारी रख दी चीज, जैसे कि व्हाइट ड्वार्फ रख दी, तो इसका भार ज्यादा होता है, मैटर यहां पे ज्यादा डेंसर है, तो ये और भी ज्यादा वक्रित करेगा। अगर मैंने बहुत ही ज्यादा घनत्व वाला न्यूट्रॉन स्टार रख दिया, तो ये पूरा का पूरा टाइम और स्पेस को पूरा डिस्टॉर्ट कर सकता है। इससे भी भयंकर चीजें अगर मैंने यहां पर लाके रख दी, जैसे ब्लैक होल। अब ये ब्लैक होल जो होगा आपके पास में, वो क्या हो रहा है? इसमें इवेंट होराइजन देखने को मिलेगा। आपने वो मूवी देखी है आपके पास में, इंटरस्टेलर? इंटरस्टेलर में ठीक यही तो हुआ था। स्पेस टाइम कॉन्टिनम के अंदर वह क्या कर गया था भाई? एंटर कर गया। और यहां पे चाहे मैटर हो, एनर्जी हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, गैलेक्सीज हो, सब के सब खिंच जाएंगे इवेंट हॉराइजन में। ब्लैक होल इसको कहा जाता है। लास्ट में जाते हुए सब एक हो जाते हैं, मैटर, एनर्जी, सब एक ही चीज में जो है कैद हो जाते हैं। इसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिंगुलैरिटी कहते हैं। और सामान्य सापेक्षता सिद्धांत जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का सिद्धांत था। सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण किसी प्रकार कार्य करता है, उसका सबसे अच्छा वर्णन वो है, वो कहीं न कहीं जनरल रिलेटिविटी का प्रिंसिपल करता है। यहाँ पे न्यूटोनियन फिजिक्स जो है आपके पास में, उसमें गुरुत्वाकर्षण को हम लोग एक फोर्स के रूप में पढ़ते हैं, बल के रूप में पढ़ते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं कि भाइयों, गुरुत्वाकर्षण तो एक द्रव्यमान की उपस्थिति से निर्मित दिक्कालिक सातत्य, स्पेस टाइम कॉन्टिनम के वक्राकार क्षेत्र का प्रभाव है। तो उन्होंने एक इफेक्ट के रूप में बताया गुरुत्वाकर्षण को। गुरुत्वाकर्षण को क्या बताया? कि स्पेस टाइम कॉन्टिनम के अंदर अगर कोई भी प्रकार का द्रव्यमान उपस्थित है, मैटर उपस्थित है, तारा जैसे कि सन, व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, कोई भी मास, कोई द्रव्यमान उपस्थित है, उस द्रव्यमान के कारण हमारा स्पेस टाइम कॉन्टिनम वक्रित हो गया है, बेंड हो गया है। और इसी बेंडिंग का ही एक इंपैक्ट जो है, क्योंकि लगातार वहां पे ग्रेविटी देखने को मिली थी, इस कारण यहां पे हुआ है ये। ठीक है, तो ये था आपका कहीं न कहीं सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये स्पेस टाइम कॉन्टिनम है और लगातार यहां पे जो है बेंडिंग देखने को मिल रही है ना आपका। जैसे कोई भी ग्रह यहां से निकल रहा है, उपग्रह यहां से निकल रहा है, स्पेस टाइम कॉन्टिनम बैंड हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑब्जर्वेशन की जाती है जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। जैसे बुध ग्रह की कक्षा जो है ना, न्यूटोनियन मॉडल के द्वारा सटीक भविष्यवाणी की गई थी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कहीं न कहीं कालिक प्रसार, ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगे, इन सभी को स्टडी किया जाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल वेव और सिंगुलैरिटी, इन स्टडीज को के द्वारा भी हम लोग बता सकते हैं कि हमारी बिग बैंग थ्योरी वो बिल्कुल सही कह रही थी कि सारी चीजें लास्ट में जाकर के एक हो जाएगी अनंत मैटर के बाद में, है ना। स्पेस टाइम जो है वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाता है और वापस बिग बैंग के बाद में यही स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम वापस क्रिएट होता है। यस और नो? समझ में आया? ग्रेविटेशनल वेव्स बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके पास में। गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहीं न कहीं वे तरंगे हैं जो तारों के द्वारा, बाइनरी स्टार्स के द्वारा त्वरित द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान में अन्य गतियों से उत्पन्न होती हैं। कोई भी दो चीजें टकराती हैं, ठीक है ना। जैसे एक तारा दूसरे तारे से टकराता है, एक स्टार दूसरे स्टार से, एक सन दूसरे सन से टकराया, तो उस टकराव से कहीं न कहीं वेव्स पैदा होती हैं। उन वेव्स को हम लोग ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। और जो शुरुआत के कहीं न कहीं आपका जो बिग बैंग है, उस टाइम जो आपके
कई इवेंट्स ऐसे हुए होंगे जहां पे बाइनरी स्टार्स या दो तारे टकराए होंगे, उन गतियों के द्वारा जो है कई गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो पैदा हुई है ना, उनको आज भी हम स्टडी करते हैं। 1893 में ऑलिवियर हेविसाइड करके एक वैज्ञानिक थे, 1905 में जो है पोंकारे करके एक वैज्ञानिक थे, और लास्ट में 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी जो है लगातार स्पेस टाइम कॉन्टिनम में कैसे तरंग के रूप में गुरुत्वाकर्षण की तरंगों का अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने 1915 में जो बताया था आइंस्टाइन ने, वो आज भी लोग 2015 में 2025 में रिसर्च कर रहे हैं। सोचो वो आदमी अलग ही लेवल पे था, यस और नो। तो कई लोग होते हैं वो अपने समय से काफी आगे होते हैं, यस और नो, दे आर वे बियॉन्ड। अब गुरुत्वाकर्षण तरंगें क्यों हो सकती हैं? एक हो सकता है किसी भी तारे में विस्फोट, बिग बैंग, तारा नष्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, एक तारा था नष्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, एनर्जी रिलीज हुई, वेव्स रिलीज हुई, दो तारे टकरा गए आपस में, है ना, गोल गोल घूमते घूमते एक दूसरे से टकरा गए, और जैसे ही टकराए गुरुत्वाकर्षण तरंगे पैदा हुई। तीसरा, कक्षीय गति और ब्लैक होल्स के कारण। जो ब्लैक होल होता है आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर खींच लेता है, तारों को, ग्रहों को, उपग्रहों को, इवन प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। तो ब्लैक होल्स में विलय के समय भी कोई भी चीज ब्लैक होल में विलय हो जा रही है, दो द्रव्यमान मिल रहे हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होगी, और इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को जो है स्टडी किया जाता है ना। और इस स्टडी के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों की जो एक अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है एलिजा, है ना, एलिजा को क्या पढ़ते हैं हम लोग, जो है इवॉल्व्ड लेजर इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना। अब इसमें हमने क्या करने की कोशिश की थी कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण में कहीं के अंतरिक्ष में कैसे ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अंतरिक्ष में जो है हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी कर रहे थे एलिजा के माध्यम से। यहां एक स्पेसक्राफ्ट रख दिया, यहां दूसरा स्पेसक्राफ्ट रख दिया, यहां तीसरा स्पेसक्राफ्ट रख दिया, और हम इंफेरोमीटर के माध्यम से जो है चारों तरफ से जो है लेजर बीम्स छोड़ते हैं, और इसमें से लगातार इस एरिया में से अगर कोई भी जो है ग्रेविटेशनल वेव्स गुजरती हैं उसको हम स्टडी कर पाते हैं, और उसका तरंगों का अगर हम पता लगाए, अध्ययन करें उनके क्या वो ब्लैक होल से आई, न्यूट्रॉन तारे से आई हैं आपके पास में, किस तरह से वो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम को चेंज कर रही हैं, यह बिग बैंग थ्योरी और यूनिवर्स की हमारी समझ को और बेहतर कर सकती हैं दोस्तों, है ना। तो यहां पे 8 यूरोपीय देश हैं, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूके। इन्होंने कहीं न कहीं अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ में यह कार्य किया है। तो ट्रायंगुलर फॉर्मुलेशन है, मैंने बताया कि 3 स्पेसक्राफ्ट को अलग अलग जगह रखा गया है, और तीनों के बीच के अंदर जो है आपके पास में एक एरिया बना करके ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के माध्यम से इसको स्टडी किया जाता है, ठीक है, दैट्स इट। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे दोस्तों आप सभी। दोस्तों एलिजा और ये सारे एक्सपेरिमेंट जो किए गए थे, दे वर फॉर द ग्रेविटेशनल लेंसिंग एंड वेरियस अदर एक्सपेरिमेंट्स, जो ताकि हमारी कॉस्मोस की, एटॉमिक पार्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके। ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है आपके पास में, इसको क्या कहा जा सकता है? सबसे पहले अगर मैं कहूं, हम तो कहां बैठे हुए भैया, पृथ्वी पे बैठे हुए। सपोज यहां पे कोई एक पर्टिकुलर लाइट सोर्स, जैसे हम क्वाजार्स कह देते हैं आपके पास में, जो कि काफी सारे गैलेक्सियल फोरग्राउंड से होते हुए कहीं कहीं जो है आपके पास में यहाँ पे गैलेक्सी एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट कर रही है भैया आपके पास में? गैलेक्सी। क्या इस गैलेक्सी का, क्या इस आकाशगंगा का एक पर्टिकुलर ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है? बिल्कुल सर। अब जो प्रकाश आ रहा है जनरली इसको सीधा पृथ्वी की तरफ आना चाहिए, पर क्योंकि यहां पे जो स्पेस एंड टाइम कॉन्टिनम है ये क्या हो चुका है, बैंड हो चुका है। तो इस बैंड हुए स्पेस एंड टाइम कॉन्टिनम के कारण ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स या फिर जो ये प्रकाश आ रही है वो क्या कर जाता है आपके पास में, वह भी बैंड हो जाता है। वह भी क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है आपके पास में, ठीक है ना। सो क्वाजार्स लाइट जो आती हैं पृथ्वी के ऊपर वो डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं, और उसके पीछे रीजन रहता है कि रास्ते में आने वाले जितने भी गैलेक्सीज हैं उनका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है आने वाली प्रकाश की तरंगों को प्रभावित करता है। इसी चीज को हम लोग कहीं न कहीं कहते हैं कि प्रकाश का पथ जो है वह वक्रित हो जाता है, वह होता है ग्रेविटेशनल बेंडिंग के कारण। अब इसी को ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी कहा जाता है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग में क्या है, एक ऐसी घटना जहां पे विशाल आकाशीय पिंड, जैसे कोई आकाशगंगा का समूह जो है, कोई ब्लैक होल है ना, वो अपने चारों ओर प्रकाश के मार्ग को स्पष्ट रूप से विक्षेपित कर दे, बेंड कर दे, और यहां पे स्पेस टाइम को पर्याप्त तरीके से वक्रित कर दे, और कहीं न कहीं जैसे एक प्रकाश जो है वो एक लेंस के माध्यम से जो है पहले किरणें फैल रही हैं, फिर वापस इकट्ठी होकर के पृथ्वी की तरफ आ रही है, इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है ना। तो पहले किरणें क्या हो रही है, विक्षोभित हो रही है, उसके बाद में ये इकट्ठी होकर के पृथ्वी की तरफ
पहुंच रही है ना। सो इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग का भी नाम दिया जाता है। और इसके पीछे रीजन क्या है आपका, रास्ते में कोई एक द्रव्यमान है जो कि स्पेस टाइम कॉन्टिनम को प्रभावित करता है और यह कहीं कहीं प्रकाश जो है यह विक्षेपित होता है, इसकी ब्राइटनेस जो है वो चेंज हो जाती है, तरंग दैर्ध्य भी चेंज होता है दोस्तों आपके पास में, यानी द्रव्यमान प्रकाश को विक्षेपित करता है। आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट भी तो इसी की बात कर रहा था, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की ही बात कर रहा था। आज हम आकाश गंगाओं को जब स्टडी कर रहे हैं हबल के द्वारा, एलिजा के द्वारा, तो महत्वपूर्ण परिणाम जो निरीक्षण के उपरांत प्राप्त होते हैं वह भी यही बताते हैं कि भैया डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है और लगातार जो है यहाँ पे लघु और बृहद दोनों स्तरों पर जो इसका वितरण देखने को मिलता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग इसका जो है प्रूफ भी हमको लगातार देती है ना। जैसे ये स्टार से आने वाला प्रकाश सीधा आना चाहिए था, पर सीधा नहीं आकर के जो इसको कहीं न कहीं प्रकाश को विक्षोभित किया गया लेंस के माध्यम से और इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग का नाम दिया गया, है ना। माइक्रो लेंसिंग क्या होती है, अवलोकन प्रभाव या ऑब्जर्वेशनल इफेक्ट है। 1936 में आइंस्टाइन ने बेसिकली सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के द्वारा बताया था कि एक छोटी वस्तुओं को सामान्य एकल तारे से अधिक दूरी पर तारों के सामने कुछ गुजरते हुए गुरुत्वाकर्षण लेंस के रूप में कार्य किया जा सकता है और यहां पे प्रकाश को अस्थायी रूप से अत्यधिक चमकीला दिखाई देगा। और इसके कारण क्या होता है, एक बार तो जो प्रकाश आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा, एक बार डिम हो जाएगा, तो एक बार ज्यादा प्रकाश दिखेगा, एक बार कम दिखेगा। ऐसा लगेगा आपके पास में वस्तु जो है वो लगातार क्या कर रही है, ब्राइट और डिम हो रही है, एक बार ज्यादा प्रकाश एक बार कम प्रकाश है ना। अब आइंस्टाइन रिंग क्या है, आइंस्टाइन वलय क्या है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की परिघटना तब होती है जब पदार्थ जो है वो एकल सांद्रता या फिर सिंगल कॉन्सेंट्रेशन का होता है। आकाशगंगा जो है उसका कोर बहुत सघन हो, तभी तो उसमें ज्यादा द्रव्यमान होगा, उसके कोर में ज्यादा मैटर होगा, ज्यादा ग्रेविटी, ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा तो ज्यादा बेंडिंग होगी, राइट। तो यहां पे दूर स्थित आकाशगंगा का प्रकाश इसके कोर के चारों ओर वितरित होता है और जिससे सामान्यतः आकाशगंगा की कई छवियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसको आइंस्टाइन रिंग भी कहा जाता है। तो आइंस्टाइन रिंग क्या है दोस्तों आपके पास में, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो स्टडी करता है आपके पास में के बैकग्राउंड गैलेक्सी से आने वाला प्रकाश जो है किस तरीके से इस गैलेक्सीज का डायरेक्शन जो है, स्ट्रक्चर जो है वो हमें देने वाला है, राइट। सो वह इसी चीज को क्या कहता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के माध्यम से जो हमने रिंग्स बनाई उसको आइंस्टाइन वलय का नाम दिया गया। लेंसिंग पूर्णतः समरूपता या समानता सिमेट्री की स्थिति में होती है। प्रकाश का एक पूर्ण या फिर लगभग पूर्ण जो चक्र निर्मित होता है इसे आइंस्टाइन वलय कहा जाता है ना। ये चारों तरफ जो कोर के अंदर जो एनर्जी है उसी का रिफ्लेक्शन इसके चारों तरफ देखने को मिलता है। तो जो गैलेक्सीज के बाहर ये एक रिंग कहीं न कहीं देखने को मिलती है, प्रकाश का वलय देखने को मिलता है, इसे आइंस्टाइन वलय, आइंस्टाइन रिंग कहा जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आइंस्टाइन वलय का सबसे पहले चित्र लिया था दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद में आता है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या है, इसको जानने के लिए तारा है वो पता होना चाहिए। जो स्टार है अगर वो ब्लास्ट हो जाए या फिर कोलैप्स हो जाए, उसका द्रव्यमान इतना ज्यादा हो जाए कि वो आसपास के सारे खगोलीय पिंडों को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करे, तो अंतरिक्ष का वह क्षेत्र, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ जाएगा, इतना प्रबल हो जाएगा कि आसपास में से सारे वस्तुओं को, इवन प्रकाश को भी अपनी तरफ वो खींच सकता है, प्रकाश भी उससे नहीं बच पाएगा आपके पास में। अब सोचिए कोई भी चीज को आप क्यों देख पा रहे हैं, अभी इस प्रकाश से, है ना, मतलब जो ऊपर लाइट सोर्स है वो मेरे सरफेस पे टकरा रहा है, काले कोट से टकरा के लेंस तक गया, आपको काला कोट नजर आया, व्हाइट शर्ट पे टकरा के गया, आपको व्हाइट शर्ट नजर आया, चश्मे से टकरा के गया, कोई रिफ्लेक्शन नजर आया, आपको रिफ्लेक्शन नजर आया। तो कोई भी चीज आप क्यों देख पा रहे हैं, प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंच पा रहा है और लेंस जो है आपका रेटिना के माध्यम से कहीं न कहीं क्या है, उसका इमेज आपके आंखों में बन पा रहा है, तभी देख पा रहे हैं ना। अगर सोचिए इस ब्लैक होल को हम क्यों नहीं देख पाते, ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता क्योंकि अगर सोचिए प्रकाश यहां पे गया, वो टकरा करके वापस आपकी आंखों तक नहीं जाएगा, वो प्रकाश इसी के अंदर ही गायब हो जाएगा, है ना। इतना भयंकर कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता, इतनी भयंकर विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है कि इसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है ना। तो सामने ब्लैक होल को प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व नहीं देखा जा सकता है, बट कहीं भी ब्लैक होल है, जब इसे देख नहीं सकते हैं तो ऑब्वियसली इसमें मास जाता है, सांद्रता ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, तो मात्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ही इसके प्रभावों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। अब दो तरह के होते हैं, एक है स्टेलर मास और दूसरा है आपके पास में सुपरमैसिव ब्लैक होल। स्टेलर मास में तो क्या होगा, आपके पास में विशाल तारे नष्ट हो जाते हैं, जैसे आपके पास में हमारा जो सूर्य है उससे 15 से 20 गुना बड़ा सूर्य हो, तारा हो, स्टार हो,
अगर वो नष्ट हो जाए तो उसका द्रव्यमान जो है लास्ट में जाते हुए वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑब्वियसली इसको हम लोग स्टेलर या फिर तारकीय द्रव्यमान युक्त ब्लैक होल कहा जाएगा। दूसरा है सुपर मैसिव ब्लैक होल, कि इस बार ब्लैक होल जो बना है आपके पास में इतना भयंकर बना है कि अपनी आकाश गंगाओं सहित अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्रों में ये पाया जाता है। हर आकाश गंगा के केंद्र में हमारी मिल्की वे है, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी देखने को मिलता है, और बाहर की जो भी गैलेक्सीज है हर गैलेक्सी के केंद्र में देखने को मिलता है। तो सूर्य से लगभग लाखों या अरबों गुना ज्यादा होता है। तो एक तो हो गया छोटा मोटा कि सूर्य के 20 गुना बड़ा है, और एक है सूर्य से लाखों गुना बड़ा। तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है दोस्तों आपके पास में। ये स्टेलर है जो छोटा मोटा ब्लैक होल होता है, तारे के टूटने के बाद में बनता है ना, सॉरी तारे के कहीं कहीं नष्ट होने विस्फोट के बाद बनता है। सुपर मैसिव जो है आपके पास में हर गैलेक्सी के केंद्र में होता है, हर गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, हमारे तारे का कई गुना ज्यादा होता है। और ये दोनों ही चीजें जो हैं हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं और समझ चुके हैं। इसके उपरांत हम लोग एक और स्टडी करते हैं ब्लैक होल का एक उदाहरण। ब्लैक होल जो है दोस्तों आपके पास में इसका एक एग्जाम्पल है सिग्नस X1। ये एक बाइनरी एक्सरे प्रणाली है आपके पास में, जिसमें नीला सुपर जायंट, ब्लू सुपर जायंट और सूर्य के द्रव्यमान का 14.8 गुना अदृश्य सहयोगी भी शामिल है। ठीक है, तो इसमें लगातार जो है हमारे सूर्य का 16 गुना मास द्रव्यमान जो है इस ब्लैक होल में ऑलरेडी पहुंच चुका है, जिसका नाम है सिग्नस X1। तो कोई पूछे ब्लैक होल का उदाहरण दो, निम्न में से कौन सा एक ब्लैक होल है, तो सिग्नस X1 जो है एक तरह का बाइनरी एक्सरे ब्लैक होल आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लैक होल के उदाहरण में फिर है सैजिटेरियस ए। क्या है सैजिटेरियस ए? भी एक बहुत ही विशालकाय ब्लैक होल है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में, हमारी कौन सी गैलेक्सी है, हम कहते हैं आकाश गंगा। एक आकाश गंगा, एक गैलेक्सी अरबों तारों से बनी होती है, बिलियंस ऑफ द स्टार। उसमें से एक स्टार है हमारा सूर्य, उस सूर्य की परिक्रमा कर रही है हमारी पृथ्वी। ठीक है ना। अब हर एक गैलेक्सी के केंद्र के अंदर हमने कहा कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। उस सुपर मैसिव ब्लैक होल, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या है, सैजिटेरियस ए। क्या नाम है भैया, सैजिटेरियस ए, CGRA भी लिखा जाता है इसको, है ना। अब 2017 में इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप ने जो है M87 आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल का एक चित्र भी लिया था, और यहां पे सूर्य के बाद 6.5 अरबवें हिस्से के कहीं न कहीं बराबर है, लेकिन उसका व्यास केवल 38 अरब किलोमीटर या 24 अरब मील के बराबर ही है। ये प्रत्यक्ष रूप से चित्रित किया जाने वाला पहला ब्लैक होल था। तो पहला सुपर जायंट ब्लैक होल जो हमने ऑब्जर्व किया है वो है 87, M87, है ना। इवेंट हॉराइजन स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से जो है हमने इसको ऑब्जर्व किया था दोस्तों। अब है एक एक्सपेरिमेंट है सर्न। आपने नाम सुना होगा सर्न के बारे में। सर्न एक प्रयोगशाला है जो कि यूरोप में है, 1954 में स्थापित की गई थी। फ्रीको स्विस सीमा के आसपास में है दोस्तों आपके पास में, और यूरोप का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसमें 23 देश मिलकर के जो है अपनी वैज्ञानिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को मिला करके पदार्थ के मूल घटक जो हम लोग कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। तो एक पार्टिकल को हम कहते हैं परमाणु को तोड़ते तो क्या निकलेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को भी तोड़ेंगे तो आगे क्या निकलेगा, मतलब परमाणु के भी आगे क्या मौलिक कण है, क्या घटक हैं, उनका अध्ययन यहाँ पे सर्न की इस प्रयोग कण भौतिकी में, पार्टिकल फिजिक्स में किया जाता है। अब इसी के लिए इन्होंने जो है इतनी बड़ी टनल बनाई थी, और 2013 में याद करने की कोशिश करो इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार भी मिला था फ्रैंकोइस एल्गर्ट पीटर हिंग्स को, है ना, कि इन लोगों ने गॉड पार्टिकल की खोज की। किसकी खोज की, गॉड पार्टिकल के नाम से प्रसिद्ध हिंग्स बोसोन कणों की खोज की थी आपके पास में। ठीक है, तो यहां पे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यहां पे स्थापित किया था इन लोगों ने, और ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे सुपर सिमेट्री के अतिरिक्त आयाम और कहीं न कहीं जो है इसका निरीक्षण किया जा सकता है, और हमारे पृथ्वी जो है ना, लिथोस्फीयर, उसके कुछ गहराई में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो है सर्कल यहां पे स्थापित किया था, कई किलोमीटर्स का था ये। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली कण त्वरक है, पार्टिकल एक्सेलरेटर था। 2008 में जो है कहीं की शुरुआत की थी यहाँ पे एक्सेलरेटर कॉम्प्लेक्स की, और एक लेटेस्ट मॉडर्न जो है एक नवीनतम त्वरक यहाँ पे बनाया गया लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के मार्ग में। कणों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कई त्वरक संरचनाओं के साथ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का यूज किया गया। लगभग 27 किलोमीटर की परत के कहीं कहीं जो है उसके नीचे कहीं कहीं इसको बनाया, तो एक 27 किलोमीटर का पूरा पाथ हुआ करता था इसका। तो मूलभूत प्रश्न है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ,
क्यों यहाँ पे जो है एक साथ जुड़े और ये ब्रह्मांड जो है एक साथ जुड़ा क्यों रहता है, बने क्यों रहता है? तो एक यहाँ पे स्टैंडर्ड मॉडल इन प्रश्नों को समझने के लिए एक प्रयास किया गया जाता है कण भौतिकी के माध्यम से कि ऐसी क्या चीज है जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे के पूरे परमाणु का, इस परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल्स का निर्माण कैसे होता है, गॉड पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो लास्ट में जाते हुए कण भौतिकी जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ के बुनियादी निर्माण जो है खंड किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं। जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स है, उससे भी आगे हिग्स बोसोन है, गॉड पार्टिकल्स है, ये कैसे रिएक्ट करते हैं ग्रेविटी से, इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, दुर्बल बलों से, प्रबल बलों से कैसे काम करते हैं। और कण भौतिकी जो है वो लगातार ब्रह्मांड के बुनियादी निर्माण की जो है स्टडी करता है। ये बात नहीं करता है बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर, गैलेक्सीज के ऊपर बात नहीं करेगा, ये सुपर आपके मैसिव ब्लैक होल की बात नहीं करेगा, ये कहेगा सबसे छोटी से छोटी चीज के परमाणु, उससे भी छोटी चीज क्या है आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उससे भी छोटी चीज क्या हो सकती है। क्या चीज है जो वैज्ञानिक सोचते हैं कि सर्वोत्तम सिद्धांत अगर हमको कहीं न कहीं ब्रह्मांड को समझने के लिए बताने हैं तो ये वह सिद्धांत होंगे जो हमें ये बताए कि किस प्रकार सारा का सारा ब्रह्मांड के खंडों का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड खुद किससे बना हुआ है, उसको समझ लोगे, ब्रह्मांड को समझ लोगे। तो सभी ज्ञात पदार्थों को कहते हैं कि भैया इसमें क्या है आपके पास में, वैज्ञानिक कहते हैं कि जो भी पदार्थ आप जानते हैं उसमें क्वार्क होते हैं और उसमें होते हैं लैप्टॉन्स। ये दो मूलभूत कण शामिल होते हैं। क्वार्क जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, लैप्टॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं। हमने 9वीं 10वीं 12वीं तक यही सीखा है कि हमारे परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं? क्वार्क से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन किससे बने होते हैं? लैप्टॉन से बने होते हैं। और हमारा ब्रह्मांड जो है इसको नियंत्रित करने वाले 4 मूलभूत बलों में से 3 की व्याख्या करते हैं कि विद्युत चुंबकत्व की बात करते हैं, प्रबल बल की बात करते हैं, दुर्बल बल की बात करते हैं। ये तीनों ही चीजें जो हैं क्वार्क और लैप्टॉन के माध्यम से सीखे जा सकते हैं। बट इसके भी आगे फोटोन और फोटो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका वहन कैसे होगा आपके पास में, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में परस्पर क्रियाएं इसमें शामिल होती है। तो प्रत्येक प्रकार के मूलभूत बल के लिए बल को वाहक करने में संगत कण का एक प्रयोग होता है आपके पास में। दुर्बल बल है, प्रबल बल है ना। तो इनकी नाभिकीय अंतक्रियाओं को करने के लिए कहीं कहीं हिग्स बोसोन नामक कण की उपस्थिति की पुष्टि होती है। W और Z बोसोन कण के द्वारा जो है दुर्बल बल परमाणु अभिक्रियाओं का कारण बनता है। सूर्य व अन्य सितारे जो हैं अनंत वर्षों से जिन नाभिकीय क्रियाओं के कारण संचालित हैं वो सारी की सारी चीजें किसके कारण हैं? W और Z बोसोन कणों के द्वारा संभव है आपके पास में। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह आपके पास में चौथा मौलिक बल है ना, जो एक मानक प्रतिमान द्वारा पर्याप्त रूप से इसकी व्याख्या तो की नहीं जा सकती है। अब ग्लूऑन होता है, एक ग्लूऑन जो है आपके पास में वह वहन किया जा सकता है, जैसे परमाणु नाभिकों को एक साथ बांध करके रख सकता है। ग्लू जोड़ना, फेविकोल एक तरीके से चिपकाने का काम करना। तो ग्लूऑन्स क्या हो गए? यह है ग्लूऑन जो है वो मूलभूत कहीं कहीं आपके पास में वे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे जो परमाणु के नाभिकों को कहीं कहीं जो है एक साथ जोड़ करके रखता है। इस प्रकार एक गॉड पार्टिकल्स की हम लोगों ने यहां पे और बात करनी है। पीटर हिग्स करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सुझाव दिया था, सजेशन दिया था कि बिग बैंग के तुरंत बाद कण बनने शुरू हुए थे और कणों में द्रव्यमान नहीं था। पर जैसे ही ब्रह्मांड ठंडा होता है, तापमान कहीं न कहीं 3-4 हजार केल्विन और उससे भी नीचे होता है, तो यहां पे एक अदृश्य बल क्षेत्र का निर्माण हुआ था जिसको हिग्स फील्ड कहा गया था। और इस हिग्स फील्ड के अंतर्गत कहीं न कहीं जो है कणों को हिग्स बोसोन कहा गया था। और ये हिग्स बोसोन जो है दोस्तों आपके पास में, इन हिग्स बोसोन का संपर्क करने वाले सभी कणों का द्रव्यमान था। तो हिग्स बोसोन कौन से कण हुए? हिग्स बोसोन के अंतर्गत एक सिद्धांत में कहा गया कि बोसोन के साथ संपर्क करने वाले किसी भी कण को द्रव्यमान प्राप्त होता है। जो कण हिग्स फील्ड क्षेत्र के बाहर रहते हैं वो द्रव्यमान रहित रहते हैं। और हिग्स बोसोन कणों के पदार्थ के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्राथमिक शर्त है। तो द्रव्यमान पदार्थ करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। तो कोई भी चीज एनर्जी के अंदर एग्जिस्ट करती है और वो एनर्जी से, सपोज भगवान को क्या कहते हैं, जैसे हमारे बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसे हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, गॉड, भगवान, अल्लाह, है ना। तो जो हमारे प्रकृति की ऊर्जा है, जो हमारे नेचर की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, उस एनर्जी को कहीं न कहीं मूर्त रूप दे दे,
ऐसे हवा के अंदर से जो है कहीं न कहीं जो एक नई दुनिया बना ली, हवा के अंदर से कुछ कुछ नई चीज क्रिएट कर ली उन्होंने। मतलब आपने ऊर्जा को जो है द्रव्यमान दे दिया, ऊर्जा को जो है शक्ल दे दी, ऊर्जा को जो है एक शेप दे दिया, राइट। सो ये एक हिग्स बोसोन को कहीं न कहीं हम लोग गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इन हिग्स बोसोन कणों के पास में पदार्थ को अस्तित्व में रखने के लिए उनके अंदर कहीं न कहीं द्रव्यमान देने की शक्ति होती है। उनको मास, मैटर, द्रव्यमान, भार वह देते हैं, ठीक है ना। और इस क्षमता के कारण ही इनको क्या बोला जाता है, हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। तो जो सर्न के वैज्ञानिक थे उनमें से एक थे आपके पास में हिग्स बोसोन के कणों के ऊपर ये लोग स्टडी कर रहे थे। तो मूलभूत कणों को विखंडित होते हुए देखा और इन्होंने कहा कि जो बॉटम क्वार्क के रूप में भी इनको कहा जा सकता है, पीटर हिग्स की भौतिकी में कहीं इसके कारण इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जितने भी नाभिकीय अंतःक्रियाएं चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, उन सभी प्रतिक्रियाओं के लिए आपके पास में हिग्स बोसोन नामक कण की उपस्थिति की जानकारी होनी चाहिए। अगर हिग्स बोसोन कण नहीं होंगे कोई नाभिकीय अंतःक्रिया नहीं हो सकती है, यह याद रहेगा आपको। सो ये काफी बेसिक पॉइंटर्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने चाहिए। अब तारे का निर्माण कैसे होता है इसकी जानकारी लेते हैं दोस्तों। इसका जो दोस्तों अगला भाग है वो है तारों का निर्माण कैसे होता है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि पूरे यूनिवर्स में बिग बैंग के बाद में क्या था आपके पास में, कि सर मैटर था, द्रव्यमान था, और क्या था सर एनर्जी थी, ऊर्जा थी। तो इन सब चीजों से क्या बना होगा कि सर परमाणु बने होंगे, एटम्स बने होंगे, क्या उसमें कुछ गैसेस बनी होगी, कि यस सर गैसेस बनी होगी। सो गैस का, उसके साथ में डस्ट का, धूल जिसको कहा जाता है, तो गैसों का और धूल के कई बड़े बड़े बादल बनते हैं, लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ द गैसेस एंड डस्ट, इसको कहा जाता है नेब्यूला। इस नेब्यूला में क्या होता है दोस्तों, तारों का निर्माण होता है अंतरिक्ष के अंदर। आणविक बादल इनको कहा जाता है, नेब्यूला कहा जाता है। तो आणविक बादलों का एक सघन क्षेत्र है, इसे तारकीय नर्सरी या फिर स्टेलर नर्सरी भी कहा जाता है। और इन यहाँ पे कहीं कहीं ये तारों की फार्मिंग यानी स्टार फॉर्मिंग रीजन्स भी कहा जाता है। इनको कहीं कहीं यहाँ पे जो है कोलैप्स होकर तारों का निर्माण वापस बनता है। शुरुआत में देखा जाएगा तो बहुत ही बड़ा तारों का कहीं न कहीं जनक कहा जाने वाला, स्टेलर नर्सरी कहा जाने वाला, है ना, बड़ा सा एक मॉलिक्यूलर क्लाउड होगा। वह क्लाउड आगे जाकर के नेबुला बनाता है और वहां जाकर के आगे है तारों का निर्माण होता है। तारे है क्या, हाइड्रोजन और हीलियम गैस, यही गैसों का क्लम्प ही तो है। तारों पे लगातार ऊर्जा बनती रहती है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। कुछ तारे छोटे होते हैं, कुछ तारे छोटे होते हैं। यहाँ पे आपके पास में हमारे सूर्य के द्रव्यमान का भी अगर 0.8 भाग है तो इसको ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। हमारे सूर्य के द्रव्यमान जो है आपके पास में, है ना, लो मास स्टार होता है आपके पास में सूर्य के द्रव्यमान के समकक्ष। एक होता है मैसिव, इसमें जो है आपके पास में 8 टाइम्स या फिर उससे भी ज्यादा जो गुना होता है वो मैसिव स्टार कहा जाता है आपके पास में। यही चीज आगे जाकर के क्या बनती है, जैसे इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाएगी, हीलियम बनाएगी। फिर हीलियम जुड़ के क्या बनाएगी, कार्बन बनाएगी। तो धीरे धीरे जो ये ईंधन है, ये फ्यूल जो है एक तारे का, वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है। और यही सुपर मैसिव स्टार जो है वो सुपर रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाता है। और अंत में जाते हुए जब इसमें परमाणु ऊर्जा नहीं बचती है, शेष नहीं होती, तो इसमें ब्लास्ट हो जाता है। विस्फोट को जब तारा नष्ट हो रहा होता है, ए डाइंग स्टार, उसमें जो विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है, उसे सुपरनोवा इवेंट कहते हैं। बाकी जो भी गैसेस थी, जितनी भी डस्ट थी, वो सबके सब अलग हो गए। प्लैनेटरी जो सुपरनोवा रेमिनेंट नेबुला अलग हो गया और बाद में बनता है ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार, है ना। न्यूट्रॉन स्टार्स आगे जाके पल्सार्स बनाते हैं आपके पास में। अगर यही तारा छोटा था तो ये रेड सुपर जायंट की जगह रेड जायंट बनाएगा। अगेन यहां पे कहीं न कहीं जो एक तारा है बाइनरी व्हाइट ड्वार्फ के रूप में देखने को मिल सकता है। यह भी कहीं न कहीं जो है सुपरनोवा बना सकता है या नोवा बना सकता है, या प्लैनेटरी नेबुला आगे जाके व्हाइट ड्वार्फ या ब्लैक ड्वार्फ का निर्माण कर सकता है। सो कैसे यहां पे बादलों में जो ये मॉलिक्यूलर क्लाउड्स है वहां पे तारों का जन्म होता है। फिर एक तारा मेन सीक्वेंस स्टार बनता है। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन खत्म होता है, ओल्ड एज में आता है, वह सुपरनोवा इवेंट में एंटर कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। लास्ट में जाते हैं उसके कुछ रेमिनेंट जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सार्स और ब्लैक एंड व्हाइट ड्वार्फ, यह बच जाते हैं। ठीक है ना। प्रश्न अभी आया था न्यूट्रॉन स्टार्स के ऊपर, है ना, यूपीएससी में प्रश्न आया था न्यूट्रॉन स्टार्स के ऊपर। तो तारे का जीवन क्रम समझ
समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो हमारी स्टेलर नेबुला है, जिसको हमने कहा कि तारों का निर्माण कहीं के स्टेलर नेबुला में होता है, वहां पे जो शुरुआती तारा बनता है इसे प्रोटोस्टार कहते हैं। आगे जाकर के वो मेन सीक्वेंस स्टार में बदलता है, और जैसे जैसे उसका हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो यूज होने लगता है, तारा साइज में बड़े होने लगता है, रेड सुपर जायंट बन जाता है। जब ईंधन हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो जाता है तो लास्ट में जो विस्फोट होने के बाद सुपरनोवा बन जाता है। अंत में या तो वह ब्लास्ट के बाद सुपरनोवा के बाद में क्या बना देगा, ब्लैक होल, अदरवाइज वह न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह एक आपके पास में जीवन चक्र है कि तारों का निर्माण कहां होता है, निहारिकाओं में होता है। निहारिका जिसको हम लोग नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों आपके पास में, नेब्यूला इसको कहा जाता है, निहारिका को, है ना। जहां क्या होगा, कुछ नहीं है, गैस है और धूल के विशाल बादल हैं। हजारों तारे लाखों वर्ष तक यहां पे जो चमकते रहते हैं क्योंकि उनमें गैसेस होती हैं। और समय के साथ में जीवन के अंतिम चरण में होने वाले परिवर्तन में तारों का आकार निर्भर करता है। शुरुआत में अलग आकार था, फिर अलग आकार है, फिर अलग रंग है, अलग प्रकाश है, अलग जाते जाते आपके पास में तारों का आकार और प्रकाश दोनों चेंज होता है, ठीक है ना। तो उत्पत्ति शुरुआत में कहां पे हुई, बोल के बताओ जोर से, नेब्यूला में, निहारिकाओं में। आगे जाकर के क्या बन गया, वो प्रोटोस्टार बन गया। यही गैसेस जो हैं वो कहीं के साथ में जुड़ती गई, एक प्रोटोस्टार, एक नया स्टार बना। और लास्ट में जाते जाए आपके पास में टी-टॉरी फेज जो आती है, जिसके अंदर उसका विस्फोट हो जाता है। तो उत्पत्ति आपको पता चल गई आपके पास में। प्रोटोस्टार जो है वह चरण जब शुरू होता है तब पदार्थ प्रोटोस्टार में गिरना शुरू हो जाता है, फिर विशाल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। टॉरी तारे जो हैं वो औसत तापमान परमाणु संलयन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो गोज विदाउट सेइंग, यहां पे जब कोर का तापमान जो है संलयन के लिए कहीं के बिंदु पे पहुंच जाता है, मतलब नाभिक के टूटने से भी ऊर्जा बनती, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, जैसे यूरेनियम को तोड़ करके अलग अलग छोटे हिस्सों में बांट करके हम लोग एनर्जी रिलीज करवाते हैं, परमाणु ऊर्जा कहते हैं हम लोग उसको, नाभिकीय ऊर्जा। इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में काम आती है, विद्युत उत्पादन में। उसके उपरांत विद्युत उत्पादन के अलावा एक और प्रयोजन भी है उसका। क्या प्रयोजन है मित्रों, वो मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि सर वो आपने सुना था जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पे 2 परमाणु बॉम्ब विस्फोट किए थे, या एग्जैक्टली ये परमाणु बॉम्ब में भी यूज हो सकती है, इतनी भयानक ऊर्जा होती है। अब ये तो है नाभिक को तोड़ना। अगर मैं नाभिकीय ऊर्जा के अंदर का छोटे छोटे परमाणु लूं, जैसे मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को कहीं कहीं जोड़ूं, है ना, उच्च तापमान पे, उससे हीलियम बनाऊं, तो यह है संलयन, जोड़ना, फ्यूज करना। तो नाभिकीय संलयन जो है वो तारे के कोर में शुरू होती हैं। हाइड्रोजन के प्रोटॉन जो है वो जोड़ करके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज होती है, हीलियम के परमाणु बनते हैं। और ब्रह्मांड के अधिकांश तारे, जिसमें सूर्य सहित लगभग 90% तारे हैं, वो मुख्य अनुक्रम तारे हैं, मेन सीक्वेंस स्टार हैं, जहां पे आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। तो तारे में इतना प्रकाश कहां से, लगातार हर रोज सुबह उग जाता है, इतनी एनर्जी, इतना प्रकाश। सोचो वहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां जो एनर्जी रिलीज हो रही है वह फोटॉन्स के रूप में, प्रकाश की किरणों के रूप में हमारे सतह सूर्य पृथ्वी तक भी पहुंच पा रही है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसके आगे है प्रौढ़ अवस्था। एक था प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार आपने समझा था, नया नया नेबुला में बना था। अब दूसरा था, हमने समझने की कोशिश की थी आपके पास में कि भैया आपका तारा जो है मेन सीक्वेंस स्टार बन चुका है, हाइड्रोजन से हीलियम बन रही है, प्रकाश बन रहा है, ठीक है। अब रेड जायंट स्टेज क्या होती है और सुपर रेड जायंट स्टेज क्या होती है। अगर तारा छोटा है तो रेड जायंट बनाएगा आपके पास में, ठीक है ना। अब रेड जायंट यहां पे जब बनेगा तो तारे का जो है लगभग मास वही रहेगा, पर इसका तापमान और इसका कहीं कहीं साइज बड़ा हो जाएगा। तापमान हो गया है 4500 केल्विन के आसपास में। कितना है, 4500 केल्विन के आसपास में यहां पे इसका तापमान हो चुका है। रेड सुपर जायंट इससे कई हजारों गुना बड़ा होगा आपके पास में। रेड जायंट में क्या होता है, जब तारे के निर्माण के बाद में केंद्र में विद्यमान हाइड्रोजन ईंधन समाप्त हो गया, हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, तो वह धीरे धीरे जो है, अब हाइड्रोजन सारा का सारा हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहां पे प्रतिक्रियाएं जो हो रही थी वो रुक गई। तो इस कारण गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अंदर की ओर सिकुड़ सा जाता है और उसका विस्तार हो जाता है। तो तारा अंदर की तरफ कहीं न कहीं जो है संकुचन कर जाता है और यहां तारे का विस्तार देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अंदर की ओर सिकुड़ जाता है और तारे का विस्तार होता है, तारा फैलता है, साइज में बड़ा हो जाता है, इसे सुपर जायंट कहा जाता है। तो तारा पहले जो एक सब जायंट था, बाद में लाल कहीं न कहीं जो है रेड जायंट स्टार में
परिवर्तित हो जाता है। तो शुरुआत में हमने क्या कहा था आपके पास में कि नेबुला में, निहारिका में गैस और डस्ट पार्टिकल है, उसे एक एवरेज तारा बन सकता है और एक बड़ा मैसिव तारा बन सकता है। ये दोनों मेन सीक्वेंस स्टार है। इससे कहीं न कहीं जो है जब हाइड्रोजन खत्म हो गई, हीलियम में तब्दील हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, तारा अंदर से कोलैप्स होने लग गया, गुरुत्वाकर्षण कम होने लग गया, तो अब तारा जो है फैलना शुरू हो जाएगा। अंदर की तरफ कोलैप्स भी हो रहा है और फैल भी रहा है साइज में भी। इसे हमने रेड जायंट, रेड सुपर जायंट की संज्ञा दी थी। आगे जाते हुए वापस इसमें ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होकर के सुपरनोवा इवेंट होगा और सुपरनोवा इवेंट के बाद में यह प्लेनेटरी नेबुला जो है वो वापस रिलीज हो जाएगा। अंत में या तो ब्लैक होल बचेगा या न्यूट्रॉन स्टार या व्हाइट ड्वार्फ बचने वाला है। ठीक है, सो तारा अपनी प्रौढ़ अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः क्या कर सकता है, रेड सुपर जायंट भी बना सकता है। अब रेड सुपर जायंट मतलब इसका क्या मतलब होगा कि तारों का आकार और विशाल है। रेड जायंट, जायंट मतलब बड़ा विशाल, सुपर जायंट मतलब भाई विशाल से भी विशालतम। तारों की विशेषता उनके आकार और उनके लाल रंग के आधार पे होगी। तो रेड सुपर जायंट है, यहां पे हाइड्रोजन तो समाप्त हो ही चुका है एंड गोज विदाउट सेइंग, बाह्य परतें ठंडी हो जाती है जिसकी वजह से वो लाल दिखने लगता है। याद करो मैंने कहा था विबग्योर, है ना। तो जैसे जैसे मैं रेड की तरफ जाता हूं, है ना, सबसे खतरनाक जो प्रकाश होता है वो होता है वॉयलेट, है ना। और जैसे जैसे मैं रेड की तरफ जाता हूं वहां पे जो प्रकाश की तरंगे मेरे को मिल रही हैं वो ठंडी मिलेगी। कैसे मिलेगी आपके पास में, ठंडी, इसलिए वो लाल होता जाता है। अब है सुपरनोवा क्या है, जब ये तारे में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, जो भी ईंधन है वो सब खत्म हो चुका है। अब सुपरनोवा किसी भी तारे में विस्फोट होकर के वो तारे का अंत हो जाता है। इस परिणाम स्वरूप तारा कुछ समय के लिए 100 मिलियन तारों के बराबर चमक प्राप्त कर लेता है। बूम करके पूरी एनर्जी अपने एक साथ में रिलीज कर दी। सोचो 100 मिलियन तारे मिलाकर के जितनी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं एक इवेंट में, सुपरनोवा इवेंट में वो रिलीज हो जाती है। तो इससे कहीं न कहीं तारकीय विकास और ब्रह्मांड के तत्वों के निर्माण को समझने में मदद मिलती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सुपरनोवा इवेंट्स को, ऐसे तारों के विस्फोट को अध्ययन करते ताकि हमें पता चले कि ब्रह्मांड में किन तत्वों से कहीं न कहीं सारे के सारे निहारिकाओं का या फिर इन तारों का जन्म हुआ है और समझने में हमें और बेहतर मदद मिले। फिर हमने कहा कई बार तारे जो हैं वो न्यूट्रॉन स्टार्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूपीएससी ने पूछा भी न्यूट्रॉन स्टार्स क्या है। एक तारा कितना बड़ा है, पृथ्वी से कितनी गुना बड़ा है आपका सूर्य। यस, अगला चैप्टर जो है हमारा वो है सौरमंडल। अभी हम यूनिवर्स पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स में हम लोग बात कर रहे हैं तारों की। अब पृथ्वी के समकक्ष मैं कहूं एक छोटा सा तारा है सूर्य, हमारा सोलार मंडल में, हमारे सौर मंडल के अंदर सूर्य हमारा तारा है। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है वो, बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा है सर पृथ्वी से। डेफिनेटली इट इज वेरी ह्यूज इन कंपैरिजन, है ना, सापेक्षता में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर सोचिए उसको इतना छोटा कर दिया जाए, इतना छोटा कर दिया जाए कि उस तारे का व्यास लगभग 20 किलोमीटर का ही हो। कितना कर दिया आपने पास में, 20 किलोमीटर का। पूरा सूरज के अंदर जो द्रव्यमान है, मास है, एनर्जी है, उसको पूरा का पूरा मैंने दबाते 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 लास्ट में कितना बचा, मात्र 20 किलोमीटर व्यास का एक तारा बना। इसको कहा न्यूट्रॉन स्टार का। विशाल तारे के कोर के अंदर सुपरनोवा विस्फोट के बाद में न्यूट्रॉन तारा बनता है। बहुत ही छोटा होता है, 10 से 20 किलोमीटर के आसपास का व्यास होता है। द्रव्यमान लगभग जो है वह हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है। सोचो मास तो है सूर्य से 2 गुना ज्यादा और कितने एरिया में, मात्र 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के एरिया में वो पूरा संपीड़ित हो चुका है, कंप्रेस हो चुका है। अब लगभग यहां पे क्या देखने को मिलेंगे, ये तारे पूरी तरीके से किससे बने, न्यूट्रॉन से बने। तो परमाणु के नाभिक में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं आपके पास में उससे बना होता है। पूरा का पूरा तारा किससे बना है, अब कोई हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बचा है तो न्यूट्रॉन्स बचे हैं। और इतने घने होते हैं कि यह एक जो है आपके पास में चमक के बराबर न्यूट्रॉन तारे के पदार्थ का वजन पृथ्वी के अरबों गुना होता है। मतलब एक चम्मच अगर मैं उसमें से निकाल दूं ना, 1 स्पून फुल ऑफ, एक चम्मच अगर मैं न्यूट्रॉन स्टार्स का निकालूं तो पृथ्वी के जितने कई अरबों जो है ग्रह आ जाएंगे आपके पास में उसके अंदर, है ना। तो न्यूट्रॉन तारे के पदार्थों का वजन कितना खतरनाक होता है, बहुत ही ज्यादा डेंसिटी होती है। सोचो कि सूरज से कई गुना बड़ा तारा, उसको हमने 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो है पूरा कंप्रेस कर दिया, सिर्फ न्यूट्रॉन्स बचे हैं। अब
तो अब यहां पे एक और विशेषता होगी कि इसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा कि नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होगा कि नहीं होगा, अब इसका घूर्णन भी तीव्र होगा। तो देखिए कितना फास्ट रेट से ये कहीं कहीं रोटेट करेगा। अब जब रोटेट करेगा, सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ही खतरनाक होगा। प्रति सेकंड में सैकड़ों, एक सेकंड में कई सैकड़ों रेवोल्यूशन वो कहीं न कहीं जो है रोटेशंस वो कर देता है। तो एक्सरेज है, गामा रेज वो रिलीज करता है। और हमारे फिजिसिस्ट जो है वो कहते हैं, रिसर्च करते हैं कि यहां पे जो कॉम्पैक्ट वस्तुओं का अध्ययन अगर हमको चरम स्थितियों में करना है, उनका व्यवहार जानना है, जाओ और न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करो। तुम्हें पता चलेगा कि चीजों को कितना कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करने के बाद उनकी गुण धर्मिता कैसे बदली जा सकती है। अब तारा विस्फोट होने के बाद में या तो न्यूट्रॉन स्टार बना देगा या ब्लैक होल बना देगा। ब्लैक होल यानी यहां पे अधिकांश जो तारे की सामग्री, स्टार का जो मटेरियल है, वो विस्फोट होने के उपरांत उसका कोर के अंदर न्यूट्रॉन तारा बनता है या फिर सिंगुलैरिटी आ जाती है। सिंगुलैरिटी क्या कि जब तारे में विस्फोट हुआ तो लास्ट में जितना भी मास मटेरियल था वह उसके अंदर ही क्या कर दिया, अवशोषित कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। विस्फोट होने के बाद में ब्लैक होल बन गया। और अगर वह ब्लैक होल बना है, जो ब्लैक होल के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, आसपास के सारे तारों को, सारे नेबुलास को, सारे ग्रह उपग्रहों को अपने अंदर खींच लेगा, यहां तक कि प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेगा। खाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, बाकी कोई और तरीका नहीं है आपके पास में। अब श्वेत वामन तारे की बात करते हैं, व्हाइट ड्वार्फ की बात करते हैं। क्या है व्हाइट ड्वार्फ आपके सामने? तो यहां पे मध्यम द्रव्यमान वाले तारे होते हैं और यहां पे इनका नाभिकीय ईंधन समाप्त हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कोलैप्स भी हो जाते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन का अधपतन दाब, इलेक्ट्रॉन डीजनरेशन प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। व्हाइट ड्वार्फ हमने क्या बताया कि इतना मास कम नहीं होगा, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं उसमें मास बहुत कम हो जाता है ना। मध्यम द्रव्यमान वाले तारे जो होते हैं आपके पास में, यहां पे नाभिकीय ईंधन तो खत्म हो गया तारे का, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपने खुद में ही कोलैप्स हो गए। जो एक तारा था वह खुद में ही कहीं न कहीं क्या कर गया, कोलैप्स कर गया, है ना, चारों तरफ से वह नष्ट हो गया और लास्ट में क्या बना दिया, श्वेत वामन। वामन मतलब क्या होता है, छोटे आकार का। श्वेत वामन तारा यहां पे बन चुका है और कोलैप्स हो जाने के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन डीजनरेशन प्रेशर देखने को मिलेगा। अब कई बार आपको ब्लैक ड्वार्फ भी देखने को मिल सकता है। ब्लैक ड्वार्फ में क्या होगा आपके पास में कि एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी देखने को मिलेगी जो व्हाइट ड्वार्फ तारे के विकास के अंतिम चरण के अंतर्गत है। व्हाइट ड्वार्फ जो है वो अपनी ऊष्मा को, एनर्जी को पूरा रिलीज कर देगा। मैंने कहा ना, कोई भी चीज आप क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वहां से आने वाला प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचता है और वो आंखों के ऊपर प्रतिबिंब बना पाता है। तो आप देख पाते हो कि ये व्हाइट ड्वार्फ है, कोई तो तारा वहां पे है, छोटा मोटा ही सही, सफेद वामन तारा वहां पे है, पर सोचिए उसकी ऊष्मा, उसकी ऊर्जा, जो अवशिष्ट बची हुई एनर्जी है, बची हुई विकिरणें हैं, वो सब खत्म हो गई। धीरे धीरे तारा ठंडा हो चुका है। तो क्या ठंडी वस्तु से कोई ऊर्जा रिलीज होती हुई नजर आएगी? नहीं नजर आएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पे कोई ज्ञात प्रकाश या ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होती, तो उसी व्हाइट ड्वार्फ को हम लोग ब्लैक ड्वार्फ कह देंगे। तो अगर ऊष्मा बची हुई है तो व्हाइट है, हम देख पा रहे हैं, अगर ऊष्मा नहीं है, हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हमने उसको ब्लैक ड्वार्फ स्टार का नाम दे दिया। अब है रेड ड्वार्फ। रेड ड्वार्फ क्या होगा कि सूर्य से छोटे तारे अपने मुख्य अनुक्रम में लाल चमक के अलावा किसी भी चीज से प्रदीपन हेतु पर्याप्त द्रव्यमान नहीं होता है। तो रेड ड्वार्फ को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन ये सर्वाधिक सामान्य तारे हो सकते हैं जो खरबों वर्ष तक जल सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे तारे हैं जो अपने मेन स्ट्रीम के अंतर्गत हैं, जो कि आपके पास में अनुक्रम के समय लाल चमक के अलावा किसी भी चीज से प्रदीपन हेतु पर्याप्त द्रव्यमान नहीं होता है आपके पास में। ओनली यहां पे जो है इतनी लाइट कम होती है इनकी कि ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी को बनाते हैं। और एक वो वाली बात है आपके पास में कि आपने अपने ईंधन को जो है 10 दिन में खत्म कर दिया और ये उसी ईंधन को, इसी हाइड्रोजन हीलियम को जो है सपोज पूरे साल भर चला रहे हैं। समझ रहे हो? तो लगभग जो तारे हैं मेन स्ट्रीम स्टार्स हैं आपके पास में, मेन सीक्वेंस स्टार्स जो हैं, मुख्य अनुक्रम तारे जो हैं, उसमें कुछ तारे जो हैं लाल चमक भी देते हैं और ये प्रदीपन के लिए पर्याप्त द्रव्यमान तो नहीं है, पर बहुत ही लंबे समय तक चल पाते हैं। पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर याद रखना खरबों वर्ष तक ये जल सकते हैं, कई लंबे समय तक जो है यह एग्जिस्ट करते हैं। अब कौन सा तारा जो है लास्ट में जाते हुए व्हाइट ड्वार्फ या सफेद वामन बनाएगा, कौन सा न्यूट्रॉन तारा बनाएगा और कौन सा ब्लैक होल बनाएगा, हमें कैसे पता? तो हमारे भारत के वैज्ञानिक हुए थे चंद्रशेखर जी, और चंद्रशेखर जी ने कहा था कि अगर कोई तारा छोटा है तो वो कहीं न कहीं रेड जायंट बनाएगा,
विस्फोट होगा सुपरनोवा, प्लेनेटरी नेबुला के बाद में व्हाइट ड्वार्फ बनाएगा। और अगर नेबुला से बड़ा तारा बना तो वो सुपर रेड जायंट बनाएगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा उसमें, उपरांत न्यूट्रिनो या ब्लैक होल बन सकता है। सो अब ये छोटा तारा और बड़ा तारा, कितना छोटा और कितना बड़ा, तो उन्होंने यहां पे ये बताया था आपके पास में कि सर इसका प्लेनेटरी मास का कुछ साइज होना, जैसे हमारे सूर्य का अगर 4 से 5 गुना है तो वह क्या है आपके पास में स्मॉल स्टार है। हमारा सूरज को भी हम लोग कहते तो कितना बड़ा होगा, अरे भाई कुछ बड़ा नहीं है, हमारे से भी बड़े बड़े तारे हैं, सूर्य से भी बड़े बड़े तारे, और उससे कई गुना ज्यादा अगर होगा, 5 गुना से ज्यादा है तो लार्ज स्टार होगा आपके पास में वो, ठीक है। अब तारों के निर्माण की जो है कि स्टार्स कैसे बनते हैं, 3 परिकल्पनाएं हैं। सबसे पहला है जैसे हमने कहा कि गैस और डस्ट का क्लाउड था, निहारिका थी, नेबुला था, उसमें बने हैं, है ना। तो इसी निहारिकाओं के अंदर जो तारे बने हैं, धीरे धीरे तारे के चारों तरफ जो है आपका सौर मंडल बना है, ठीक है ना। तो यह है नेबुलर हाइपोथेसिस। एक इमैनुअल कैंट की जो है निहारिका परिकल्पना है ना। और फिर है आपके लाप्लास का सिद्धांत। तो नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। और यहां पे नेबुला का मतलब होता है बादल। नेबुला का क्या मतलब होता है भैया, बादल। लैटिन भाषा का शब्द है कि भैया जो हाइड्रोजन हीलियम धूल के कण हैं उनसे बनी हुई अंतरिक्ष की एक संरचना है जिसे हम नेबुला कहते हैं। अब ये निहारिकाओं में, नेबुलाओं में आकृतियों और आकार में अलग अलग होती हैं, और कुछ जो है अप्रत्याशित रूप से जो है बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और कई प्रकाश वर्षों तक फैली होती है। इसमें एक नेबुला में कई आकाश गंगाएं भी रहस्यमय हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली नेबुला जो है आकाश गंगाओं में रहस्यमय बादल होती हैं दोस्तों। और निहारिकाओं को सामान्यतः तारा निर्माण क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। हमने कहा ना आपके पास में ईगल नेबुला जो है यहाँ पे पिलर्स ऑफ क्रिएशंस के रूप में भी इसको जाना जाता है। मतलब निहारिकाओं के अंदर ही तो तारे, गैलेक्सीज और काफी सारी चीजें बन रही होती है आपके पास में। जर्मन एक वैज्ञानिक दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, इन्होंने सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था। और इस नेबुलर हाइपोथेसिस के माध्यम से श्रीमान बताते हैं कि सौर मंडल की उत्पत्ति की व्याख्या जो है मैं बताता हूं। वो कहते हैं कि सूर्य है, ग्रह है, ये सब धूल और गैस के एक विशाल बादलों के अंदर, निहारिकाओं के अंदर नेबुला में बने थे आपके पास में। ये बादल बाह्य कारक जैसे कि गुजरते हुए तारे या सुपरनोवा तरंगों के प्रभाव से पतित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप बादल के भीतर ही कण एकत्रित होते हैं और सूर्य ग्रहों का निर्माण हो पाता है। अब लाप्लास ने इसी नेबुलर हाइपोथेसिस को चेंज किया 1796 में। ये मैथमेटिशियन पियर साइमन लाप्लास थे, क्या थे, पीएस लाप्लास इसको कहा जाता है। ये सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे थे। इन्होंने इमैनुअल कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस को चेंज किया, संशोधित किया। और लाप्लास कहते हैं कि ये जो सोलार निहारिकाएं हैं ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण ही होते हैं, और यह नवनिर्मित सूर्य से को घेरे होते हैं। तो कोई भी नया सूर्य हो, तो कोई नया स्टार है ना, उसको ये घेर के रखती हैं। सो इसी नेबुला के अंदर धीरे धीरे सूर्य बनता है। उस सूर्य के चारों तरफ जो है आपके अलग अलग प्लैनेट्स और ग्रह बनते हैं। ये है नेबुलर हाइपोथेसिस। और ये कहते हैं कि जब कणों के बीच टकराव है, घर्षण है, यानी इसमें आपके इस टकराव और घर्षण के कारण एक चपटी डिस्क के आकार के बादल बन जाते हैं। और जब ग्रह धीरे धीरे एक्रीट करते हैं, अभिवृद्धि करते हैं, एक के साथ में दूसरा कण जुड़ता जाता है, साइज में बढ़ता जाता है आपके पास में, तो इस एक्रीशन, इस अभिवृद्धि के कारण ही एक नया स्टार या कोई खगोलीय पिंड जो है वो नवनिर्मित होता है। तो सूर्य से संबंधित सारी सामग्री इसी तरह एक एक्रीशन के कारण, एक अभिवृद्धि के कारण जो है वे सारे ग्रह बने। लास्ट में जाते हुए तारामंडल को समझ लो। तारामंडल क्या होता है? तारों का एक समूह जिसको सरलता से आप लोग जो है उस आकार को पहचान पाए, उसे तारामंडल कहते हैं। रात को सोते टाइम तुमने आकाश में कई तारे देखे होंगे। उन तारों को एक कहीं न कहीं एक काल्पनिक रूप से आप देख सकते हो कि सर हम जो है क्या बना पाते हैं, आपके पास में एक प्रॉपर जो है उसकी सीक्वेंस स्टार बना पाते हैं। जैसे लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, एरियस, ये सारे सजिटेरियस, और ये सारे क्या है, तारामंडल हैं। ये क्या है, तारामंडल है। और इन्हीं तारामंडलों पर कुछ तारों का ज्ञात करने के लिए खगोलविद और नाविक यूज करते हैं। याद करो, पोलरिस को यूज करते हैं, उत्तर ध्रुव के ऊपर उत्तर तारा बताते हैं कि ये उत्तर दिशा बताता है, ये हमेशा उत्तर की तरफ इंगित करेगा। तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा आधिकारिक तौर पर जो है 88 तारामंडल हैं आपके पास में। कितने? 88 तारामंडल हैं। इसमें से 4 प्रमुख है, ओरियन, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और कैसिपुआ। ओरियन, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक, एनसीईआरटी में भी पढ़ा। ओरियन आकाशगंगा शानदार तारामंडलों में से एक, 7 चमकीले तारा होते हैं इसके अंदर। सप्तऋषि मंडल हम लोग कहते हैं कि आपको लगने को ऐसा लगता है जैसे एक चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित हैं, और अन्य 3 जो है उसके बीच में एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं, है ना। 1 2 3 4 और फिर
5, 6 और 7, है ना। ऐसे पहले लगे एक चतुर्भुज है और फिर इसकी एक भुजा का निर्माण यह करते हैं, ओरियन। फिर सबसे बड़े तारा होता है, इसको कहा जाता है आपके पास में बैटलग्यूज। बैटलग्यूज नाम से जाना जाता है, चतुर्भुज के एक कोने पर स्थित होता है, और रिगेल जो है वो अन्य चमकीला तारा इसके ठीक विपरीत कोने पे होता है। तारामंडल तारों की व्याख्या है उसके ढाल और तलवार और शिकारी की आकृति के समान दिखती हैं, है ना, इसलिए इसको ओरियन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के समय यह दिखाई देता है, ओरियन। ठीक है। उर्सा मेजर सप्तऋषि इसको कहा जाता है आपके पास में, है ना, उर्सा मेजर सप्तऋषि मंडल इसको कहा जाता है। ग्रेट बियर और बिग डीपर और सप्तऋषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहां पे उत्तरी आकाश में ये दिखाई देता है उर्सा मेजर, जो 7 तारों से बना होता है और एक हल के आकार की आकृति का निर्माण करता है। ठीक है। फिर है आपका उर्सा माइनर। उर्सा माइनर जो है आपके पास में लिटिल बियर या फिर लिटिल डीपर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या है, उर्सा मेजर के समान ही व्यवस्थित 7 तारे शामिल हैं, फिर भी इस तारामंडल में तारे जो है उर्सा मेजर की तुलना में एक दूसरे से अधिक निकट होते हैं, है ना, और कम चमकीले होते हैं। तो ज्यादा नजदीक है, कम चमकीले हैं, मतलब दूरी ज्यादा है एक दूसरे की। और लिटिल डीपर के अंतिम छोर से संबंधित तारा जो है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लिखा जाता है पोलैरिस। क्या कहा जाता है, पोलैरिस, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसका भाग है, लिटिल बेयर का या फिर लिटिल डिपर का, उर्सा माइनर का ही भाग है। और ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में ये दिखाई देगा आपको। ठीक है ना। सो यहां पे माइनर जो है, उर्सा में माइनर जो है ध्रुव तारा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये याद रखने योग्य चीजें हैं दोस्तों आपके पास में। यह पोलैरिस है आपके पास में, ध्रुव तारा है, इसको अल्फा 1.97 भी लिखा जाता है। तो अल्फा 1.97 क्या है ना। ये चीजें बहुत ही छोटी छोटी लग सकती है आपको आज की तारीख में, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आकाशगंगाएं क्या होती है, हमने कहा कि सर तारामंडल तो तारों का एक निश्चित समूह जिसको आप आकाश में जो है पहचान पाए, जबकि आकाशगंगाएं क्या हुई, आकाशगंगा है तारे और तारकीय अवशेष। तारों के कई अवशेष होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपके पास में, नेबुला, है ना, तारकीय अवशेषों का। इसके अलावा जो निहारिकाएं हैं, अंतर तारकीय गैसेज है, धूल है, डार्क मैटर है ना, उसकी एक प्रणाली है जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आपस में साथ में जुड़ी हुई है। यहां पे जो गैलेक्सी शब्द जो हमने यूज किया गया है आपके पास में, है ना, ये ग्रीक वर्ड है गैलेक्सियास, गैलेक्सियास से यूज किया गया है। तो विभिन्न आकार के तारे इसके अंदर शामिल होते हैं, करोड़ों अरबों तारे साथ में होते हैं, निहारिकाएं साथ में होती हैं। और यहां पे हमने देखने की कोशिश की कि हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे आकाशगंगा, उसमें भी कई लाखों तारे हैं, और सबसे बड़ी आकाशगंगा में लगभग 3000 अरब तारे शामिल होते हैं। मतलब एक नॉर्मल आकाशगंगा में 1 लाख है। राइट। सो ये सारी आकाशगंगाओं के बारे में हमने जानकारी ली कि छोटी भी हो सकती हैं, 1 लाख तारे हो, और कई बार अरबों तारे भी हो सकते हैं इसके अंदर। आकाशगंगाओं की विशेषता क्या है कि इसके केंद्र में हमेशा कोई बड़ा ब्लैक होल होता है, जिसको हमने कहा था कि सर ये गैलेक्सियल गैलेक्टिक ब्लैक होल्स हैं, सुपर जायंट ब्लैक होल्स होते हैं, और यही आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, गुरुत्वाकर्षण प्रदान करते हैं। ठीक है ना। कुछ आकाशगंगाओं में क्वाजर्स भी होते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे बड़े ऊर्जावान पिंड्स होते हैं, इनको क्वाजर्स कहा जाता है। आकाशगंगाओं के उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है आपके पास में, उनकी कई विकासात्मक इतिहास और कई अलग अलग जो है आपके पास में। जैसे हम मिल्की वे की बात करते थे, सूर्य किस आकाशगंगा में है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंतर्गत है। और ये एक सर्पिलाकार, कैसी है आकाशगंगा आपके पास में, सर्पिलाकार आकाशगंगा है आपकी। और इस सर्पिलाकार आकाशगंगा के अंदर जो है केंद्रीय उभार के साथ चपटी डिस्क उन्मा आकृति है, व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष, मतलब प्रकाश की गति से अगर ट्रेवल करें तो 1 लाख वर्ष में जो है आप इसको क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है ना। इसके नाभिकीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है मोटाई 10,000 प्रकाश वर्ष की देखने को मिलती है। डिस्क सपाट है आपके पास में, और इस डिस्क के नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचने के लिए भी आपको 2000 प्रकाश वर्ष का दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो लगभग ये इस प्रकार का देखने को मिल रहा है, ये इस प्रकार का। और इसकी कई सारी आर्म्स है ना, कई सारी आर्म्स है, और इसमें से एक आर्म में सूर्य यहां पे मौजूद हैं दोस्तों आपके पास में, है ना। और अगर इसको इस तरीके से ढाल करके देखा जाए, इट विल लुक समवेयर लाइक दिस। ये डिस्क शेप है, ये हैलो है, ये ग्लोबुलर है, क्लस्टर है, बल्ज है, और यहाँ पे सन देखने को मिलता है। अब आकाशगंगा और तारामंडल के बीच में डिस्टेंस क्या है, मुझे तुम कमेंट करके बताओगे।
आकाशगंगा के अंदर तारामंडल में क्या डिस्टेंस है? कमेंट करके बताओगे। निष्कर्ष मैंने प्रॉपर अच्छे से समझा दिया है कि कैसे तुम्हारा सौर मंडल का निर्माण होने वाला है, और एक मौलिक जो शक्तियां हैं ब्रह्मांड का, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग जो है जिसके अंदर आपकी पैदा हो सके। तारा क्या है, गैलेक्सीज क्या है, तारामंडल क्या है ना, ये सारी चीजें हमने, मिल्की वेज क्या है, ये सारी चीजें हमने जानी। कैसा लगा ये लेसन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपका फीडबैक जरूर बताना। और हाँ, कोई भी डाउट हो रीच आउट टू मी, है ना। टेलीग्राम पे नाम सर्च कर सकते हो आप लोग, जे सर यूपीएससी, ठीक है, इस नाम पे भी आप पहुंच सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ये अपना ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर पीडीएफ नहीं मिलती है, इस नाम पे आप सर्च कर लो टेलीग्राम पे और मुझे बता देना, आई विल बी एबल टू गाइड यू ऑन दैट एज वेल। इतना ही करेंगे दोस्तों आज के लिए। अगले चैप्टर में मिलते हैं अगले वीक के अंदर। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल, वियर दैट स्माइल ऑन योर फेस, कॉन्फिडेंस इन योर हार्ट, दैट विल बी अ रियली ग्रेट स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर द डे। थैंक यू, जय हिंद।